तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम क्या है डायनामिक यूआई। और ये यूजिंग ईजेएस क्या है ये अभी हम समझ रहे होंगे। पहले डायनामिक यूआई का क्या मतलब है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए अभी तक हम लास्ट में क्या करके आए थे, स्टाइलिंग करके आए थे अपने पेजेस की। अब हमारा चाहे ऐड होम पेज हो, चाहे जो हमारा डिफॉल्ट पेज है होम पेज है वो हम दिखा रहे हैं वो हो, थैंक यू पेज हो, 404 पेज हो, हमारा जितना भी कंटेंट है वो सब स्टैटिक कंटेंट है। यानी हमने एक एचटीएमएल बनाया है और वही हम उठाकर सर्व कर दे रहे हैं, है ना। हमने देख लिया कि भाई आपको रिस्पॉन्ड फाइल कैसे करना है, सेंड फाइल कैसे करना है, वो फंक्शन हमने देख लिया है मिडलवेयर, और उसके बेसिस पर हम ये सारा काम कर रहे हैं। बट जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहां तो कंटेंट डायनामिक होता है। डायनामिक का यहाँ पर क्या मतलब है, हर यूजर के हिसाब से भी कंटेंट चेंज हो जाता है, या एटलीस्ट रन टाइम पर कंटेंट चेंज हो जाता है। कंटेंट हमेशा स्टैटिक नहीं रहता, है ना। आप मान लीजिए न्यूज की वेबसाइट पर जाते हैं, दो एग्जांपल इसके लेते हैं। एक क्या है जो पर्सनलाइज नहीं है, वैसे आजकल तो हर वेबसाइट ही पर्सनलाइज्ड हो रही है, बट जो हर यूजर के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट की वेबसाइट ले लीजिए, है ना, या न्यूज की वेबसाइट ले लीजिए। वो क्या है, वहां पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सब दिख रहे हैं, वो सबको सेम दिख रहे हैं, बट वो भी चेंज हो रहा है। वो जो पेज है, जब आप स्टॉक मार्केट का पेज खोलकर देखते हैं, हर मिनट में उसमें जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो वहां पर भी कोई स्टैटिक एचटीएमएल ऐसा नहीं कि एचटीएमएल पेज उठा उठा कर दिखा रहा है ना। पहली बात ये हुआ, पहला यूज केस। दूसरा यूज केस क्या है, जहां हर यूजर के लिए भी अलग अलग है। यानी अगर आप फेसबुक खोल रहे हैं, इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आपको कुछ और दिखता है, मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं तो मुझे कुछ और दिखता है। यानी यहाँ पर क्या है, हर यूजर के हिसाब से पर्सनलाइज हो रहा है। आप हम जीमेल ही मान लीजिए, मैं जीमेल खोलता हूं तो मेरे मेल्स मुझे दिखाई देंगे, सब जीमेल ही खोल रहे हैं। आप जीमेल खोलते हैं तो आपके मेल्स आपको दिखाई देते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है किस चीज के अंदर अंडर आएगा, डायनामिक यूआई की। अब यूआई जो है वो मेरा स्टैटिक नहीं रहेगा, यानी मेरे सिर्फ एचटीएमएल फाइल्स नहीं रहेंगे, हम उसमें अलग अलग तरह का डेटा ऐड करेंगे रन टाइम पर और उसको चेंज करेंगे। पहले हम उसका एकदम एक बेसिक तरीका देख रहे होंगे, देसी तरीका देख रहे होंगे करने का, और उसके बाद समझेंगे ईजेएस क्या है, जिसको एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। ये पूरा फ्रेमवर्क है इसको डायनामिक बनाने का यूआई को, और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या देख रहे होंगे, नीड ऑफ डायनामिक यूआई। देखिए मैंने डायनामिक ही काट दिया, बट हम क्या कर रहे होंगे, नीड ऑफ डायनामिक यूआई। देखिए जैसे हमारे प्लेयर हैं, है ना, विराट कोहली सबसे डायनामिक प्लेयर है। यहाँ पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, बट जो भी तारीफ कर रहे हैं अपने ओपोनेंट की, जो भी उनको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये क्या करते हैं, हर कॉम्पोनेंट, हर ओपोनेंट के हिसाब से अपनी जो बात है वो चेंज कर देते हैं, अपनी स्लेजिंग चेंज कर देते हैं। क्रिकेट में भी आप देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो अभी हमने बात की उसका क्या कारण है, पर्सनलाइज्ड डायनामिक यूआई करने का, कि पर्सनलाइज्ड डेटा, पर्सनलाइज्ड कंटेंट आपको चाहिए, कि हर यूजर को आप अलग चीज दिखाना चाह रहे हैं, तो आपको डायनामिक यूआई की जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या है, डायनामिक डेटा डिलीवरी। जो एग्जांपल अभी हमने लिया किसका, स्टॉक मार्केट वाला, कि वो हर आदमी को अलग रेट नहीं दिख रहा है, बट भाई रेट तो चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ। पहले से जिसने वेबसाइट बनाई उसने रेट लॉक नहीं कर दिया है कि यही रेट है, अब यही चलने वाला है ना। उसके अलावा क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए यूजर लॉग आउट हो गया, कई बार आप क्या खोलते हैं, आप जीमेल खोलते हैं, बोलते हैं नहीं लॉग आउट हो गया, लॉग इन करिए। तो वहां पर भी देखिए जो इसका मतलब रिस्पॉन्स है वो चेंज कर रहा है अपने बेसिस पर, किसी ना किसी सिचुएशन के बेसिस पर, कि भाई क्योंकि ये बंदा इस समय लॉग आउट हो गया है, ये जो इंसान है इस समय लॉग आउट हो गया है, हमको इसको डिफरेंट पेज दिखाना है, हमको इसको यूआई वाला पेज दिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट, यानी लोकलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। यानी आप जो लैंग्वेजेस हैं वो चेंज हो जाती हैं। जीमेल आप हिंदी में चला सकते हैं, इंग्लिश में चला सकते हैं, 50 शायद 50-60 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप चला सकते हैं। तो उसके हिसाब से भी जो कंटेंट वो दिखा रहा है, मान लीजिए जहां हम बोल रहे हैं ऐड अ होम, तो क्या होगा, वो हिंदी में भी चेंज हो जाना चाहिए आइडियली, है ना। या ऐसी सिचुएशन होगी अगर हम अपने प्रोडक्ट में वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, डायनामिक यूआई चाहिए, क्योंकि यूजर की लैंग्वेज क्या है, वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाह रहा है, उसके बेसिस पर हमारा जो पेज है वो चेंज हो जाएगा। और एपीआई वर्सेटैलिटी, यानी ऐसा भी होता है कि सेम चीज जब आप वेब पर दिखा रहे हैं तो कुछ और दिखाएगी, सेम एपीआई मोबाइल पर कुछ और, आईओटी पर कुछ और। जैसे बहुत कॉमन सिनेरियो है कि वो देख लेता है कि आपकी स्क्रीन कितनी बड़ी है। अगर स्क्रीन बहुत बड़ी है, आप बहुत बड़ा मॉनिटर यूज कर रहे हैं, तो आपको जो इमेज देगा वो थोड़ी बड़ी देगा, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की देगा। अगर आप फोन पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत छोटी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उसको पता है बहुत बड़ी इमेज देने का कोई फायदा नहीं है, स्क्रीन की एक लिमिटेशन है कि कितनी अच्छी दिख सकती है ना। तो उसी हिसाब से आपको थोड़ी सी छोटी इमेज दे रहा होगा। तो ये बहुत सारे यूज केसेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे यूज केस हो सकते हैं, बट अभी मैं मान रहा हूँ कि अभी तक हम ये तो क्लियर कर चुके हैं कि यहाँ सर अगर हमको कोई भी रियल एप्लीकेशन बनानी है तो हमको डायनेमिक यूआई तो चाहिए। स्टैटिक यूआई से हमको रियल टाइम कोई भी अच्छी कोई भी रियल एप्लीकेशन हम बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे थे कि इसका नॉर्मल तरीका देख लेते हैं। नॉर्मल तरीका क्या है, अगर मैं एक बार वापस हमारा जो कोड है वहां पर आ जाऊं, है ना। देखिए हमने क्या किया हुआ था, लास्ट स्टाइलिंग किया था। जो स्टाइलिंग वाला चैप्टर था इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अगेन, ताकि आपको पुराने वाले में चेंजेस ना करने पड़े। इसको रीनेम कर देते हैं, एंड एयरबीएनबी के बजाय, एयरबीएनबी तो पता ही हम पढ़ रहे हैं, मैं इसमें बोल देता हूँ डायनामिक यूआई यूजिंग ईजेएस, है ना। ये हमने नाम रख लिया, चैप्टर का नाम कर देते हैं 12। ठीक है,
नीचे भी हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 12 में चले जाएंगे। मैं करता हूँ चैप्टर नंबर 12 और इसका जो सर्वर है वो हम स्टार्ट कर देंगे। आई विल से npm स्टार्ट, है ना। तो देखिए नोडमोन के साथ सर्वर हमारा चल के स्टार्ट हो गया है। बोल रहा है लोकल होस्ट 3000 पर आप इसको खोल सकते हैं। लोकल होस्ट 3000 पे खोल लेते हैं। देखिए क्या हो गया, हमारा वेलकम टू एयरबीएनबी आ गया है। मैं ऐड होम कर रहा हूँ तो रजिस्टर होम पर आ रहा है। अभी ऑब्वियसली हमने जो पूरा स्टाइलिंग किया था वो यूज नहीं हुआ है ना, बट वो हम अलग से कर लेंगे। अभी अभी हम ये देख लेते हैं कि इसको हमको इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने सोचा भाई आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा रोक कर जो टेलविंड की स्टाइलिंग हमने लास्ट चैप्टर में की थी वो पूरे में ऐड कर ही देता हूँ, ताकि कंसिस्टेंटली आपको भी थोड़ा सा बेटर यूआई दिख सके, है ना। बाकी जितने भी चेंजेस हमने किए हैं, जो भी कोड है हमारा, वो सारा गिटहब पर आपको दिख जाएगा। आप चैप्टर 12 में जाकर देख सकते हैं। मैंने वो सारे के सारे स्टाइलिंग जो थे, जो हमने लास्ट टाइम बोला था बाकी पेजेस के करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए करने के लिए, वो सब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, है ना। और बाकी हमने कुछ नहीं किया है, लिंक किया है आउटपुट डॉट सी एस एस फाइल को। एक चेंज जो मैंने किया है, आई थिंक जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस नहीं किया था, वो ये कि हमने पैकेज डॉट जेसन के अंदर अभी यहाँ पर क्या चेंज कर दिया। देखिए हमको 2 टर्मिनल ना चलाने पड़े, इसलिए हमने क्या कर दिया, टेलविंड नाम का पहले कमांड बना लिया है, जिसमें हमने क्या बोला, टेलविंड माइनस आई, है ना। व्यू इनपुट कहाँ से इनपुट उठाना है, कहाँ से आउटपुट उठाना है, ये कमांड तो हम पहले ही चला रहे थे। बट स्टार्ट को हमने चेंज कर दिया। स्टार्ट को हमने क्या कर दिया, नोडमोन ऐप जेएस एंड npm रन टेलविंड। तो इससे क्या होगा, सिर्फ npm स्टार्ट चलाने से ही आपकी दोनों चीजें पैरेलली स्टार्ट हो जाएंगी। आपको एक दूसरे टर्मिनल में टेलविंड को चलाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए इतना ही हमको यहाँ पर चेंज करना था। बाकी अभी देखिए जो हमारा होम पेज था वेलकम टू एयरबीएनबी, थोड़ा सा सुंदर हो गया है। हेडर हमारा हर जगह आ रहा है ना। इसको हमको डायनेमिक बनाना है। अभी देखिए हमको आइडियली करना क्या, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको डायनेमिक कैसे बनाना है। तो देखिए अभी हमारे पास कितने पेज, अगर हम कोड में खोलकर देखें, हमारे पास 4 पेज हैं। एक है 404, एक है ऐड होम करने के लिए, एक है जो हमारा होम पेज जो हमको अभी दिख रहा है, और होम एडिट, जब होम सक्सेसफुली ऐड हो जाता है तो उसको एक सक्सेस पेज दिखाने के लिए हमने होम एडिट पेज ऐड किया हुआ है। तो ये तो हमारा होम पेज है जो आपको दिख रहा है। अगर मुझे ऐड होम करना हो तो मैं ऐड होम पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए बोल रहा है रजिस्टर योर होम ऑन एयरबीएनबी, और ये बोल रहा है अपने हाउस का नाम बताइए। मान लीजिए मैंने लिख दिया उत्सव। उत्सव लिखकर मैं क्या करता हूँ, उसको सबमिट करता हूँ। तो देखिए अब ये कहाँ पर आ गया, अभी उससे अगले पेज पर आ गया, जो कि है होम एडेड। ये बोल रहा है योर होम इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर होम हैज बीन एडेड टू आवर लिस्टिंग। हमने अपनी लिस्टिंग में आपका होम ऐड कर लिया है। जब भी कोई गेस्ट होगा हम आपको बताएंगे। अब यहाँ हम रिटर्न टू होम का बटन दे रहे हैं। ये जो गो टू होम है, रिटर्न टू होम है, एक ही बात है ना। हम रिटर्न टू होम दबा देते हैं तो देखिए वापस मैं होम पर आ गया हूँ, वेलकम टू एयरबीएनबी। बट अभी भी मैंने देखिए जितने भी पेज दिखाए, चाहे ये वेलकम टू एयरबीएनबी हो, चाहे ये ऐड होम वाला पेज हो, चाहे होम रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो, और चाहे जो हमारा 404 पेज है, यानी अगर मैं यहाँ कुछ रैंडम पाथ दे दूं तो जो 404 आता है, उप्स पेज नॉट फाउंड, गो बैक टू होम, ये सारे के सारे पेजेस अभी भी क्या है, स्टैटिक है। यानी इनका जो कंटेंट है वो कभी भी चेंज होता ही नहीं है। इनका कंटेंट वैसे भी हमने कहाँ डाला हुआ है, यहाँ ये चारों की चारों एचटीएमएल फाइल्स के अंदर है। जब भी हमको इनकी जरूरत पड़ती है हम एचटीएमएल फाइल उठाते हैं और एज इट इज उठाकर रेंडर कर देते हैं, है ना। तो इसमें एक चेंज हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए जो होम है, जहां पर हम होम दिखा रहे हैं, यहाँ पर मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, जो भी होम रजिस्टर हम कर रहे हैं उस होम को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी तो हम जो होम रजिस्टर कर रहे हैं उसका कुछ करते ही नहीं है ना। पर हमको आइडियली क्या करना चाहिए, उस होम को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। जो होम पेज है यहाँ दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है, व्यूज को मैं फिलहाल बंद कर दूं, मैं खोल लेता हूँ अपने रूट्स को। ये है मेरा होस्ट राउटर, है ना, जहाँ पर होस्ट वाला सारा काम हो रहा है। यानी जब ऐड होम होता है तो फाइनली जो रिक्वेस्ट आती है वो यहाँ पर आती है, जहाँ हम ऐड होम वाला, अगर उसको ऐड होम करना है तो यहाँ पर आता है। ऐड होम अगर पोस्ट के साथ आता है तो भी यहाँ पर आता है, जहाँ हम उसको होम एडिट दिखा देते हैं। बट यहाँ से अभी हमने बॉडी का कुछ किया ही नहीं है ना। बॉडी को जो हम पहले कंसोल लॉग कर रहे थे उसके अलावा भी यहाँ पर हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब होम ऐड हुआ है सबसे पहले यहाँ मान लीजिए उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, है ना, ये जो साइड वाला पेन है इसको बंद कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मान लीजिए हम रजिस्टर करते हैं कौन सा होम रजिस्टर होने के लिए आया था, है ना, होम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर, यहाँ पर मैं क्या डाल देता हूँ, पहले देख लेते हैं रिक्वेस्ट में क्या आया है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर देते हैं कि भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आप हमको दे दीजिए, है ना। इतने से क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ जाना चाहिए। देखिए सर्वर तो मेरा रीस्टार्ट हो ही गया अपने आप। अब हम करते हैं ऐड होम, यहाँ आ जाते हैं रजिस्टर योर होम में, मान लीजिए उत्सव में नाम दे रहा हूँ, उत्सव मैंने नाम दे दिया और सबमिट कर दिया। देखिए नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे प्रिंट हो गया है होम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर हाउस नेम उत्सव। हाउस नेम क्योंकि हमने फॉर्म के अंदर नाम लगाया हाउस नेम, तो हाउस नेम आ गया, उत्सव आ गया, तो मेरे पास ये बॉडी तो मुझे मिल रही है ना। तो अगर मुझे होम का नाम डायरेक्टली प्रिंट करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट हाउस नेम, मुझे की का नाम पता चल गया, मैं उस पर भी डॉट लगाकर एक्सेस कर सकता हूँ। ये है क्या, पूरा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही है। फिर से एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। मान लीजिए ऐड होम करते हैं, यहाँ पर इस बार हम दे देते हैं, मान लीजिए फर्स्ट हाउस नाम दे देते हैं, सबमिट किया। इस बार देखिए नीचे क्या प्रिंट हुआ, हाउस फर्स्ट हाउस तो प्रिंट हुआ ही, पर मैं डायरेक्टली बाद में फर्स्ट हाउस को भी प्रिंट कर पाया हूँ।
तो ये वो जगह है जहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि क्या-क्या होम ऐड हुए, है ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर मान लीजिए अगर एक वेरिएबल डिफाइन कर लूँ, एक एरे डिफाइन कर लूँ बाहर, इस फंक्शन के बाहर, है ना? और वहाँ पर होम ऐड करता रहूँ और क्या करें उस वेरिएबल यूज़ कर लें होम पेज पर होम दिखाने के लिए। मैं क्या बात कर रहा हूँ देखिए देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इस एपीआई के ऊपर एक मैं कांस्टेंट डिफाइन कर लेता हूँ, मान लीजिए कांस्टेंट रजिस्टर्ड होम्स, है ना? और इसका एक एरे हम डिफाइन कर लेते हैं। ये एरे हमने डिफाइन कर लिया। अब देखिए मैंने इसको कांस्टेंट डिफाइन किया, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कैसे चेंज करेंगे? देखिए सिर्फ ये वेरिएबल कांस्टेंट है, यानी जिस एरे को पॉइंट कर रहा है वो चेंज नहीं हो सकता। बट उस एरे के अंदर हम एलिमेंट्स बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अब ये आ गया रजिस्टर्ड होम्स और मैं क्या करता हूँ इस रजिस्टर्ड होम्स के अंदर पुश कर देता हूँ। एरे का कौन सा मेथड होता है? कौन सा फंक्शन होता है वेरिएबल ऐड करने के लिए एरे के अंदर या एलिमेंट्स ऐड करने के लिए पुश? तो मैंने बोला भाई मेरे पास एक हाउस नेम आ गया है, इसको आप लेकर यहाँ पर पुश कर दीजिए। अब देखिए अभी तो मैं सिर्फ हाउस नेम लिख रहा हूँ, क्या बाद में मुझे सिर्फ हाउस नेम लिखना होगा? नहीं, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें लिखनी होंगी। तो बेटर तरीका क्या है, इसको आप यहीं पर एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें, है ना? और इसका एक कोई नाम भी दे दें, मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूँ हाउस नेम। जो यहाँ पर नाम था वही यहाँ पर हम नाम दे देते हैं। मैंने बोला भाई हाउस नेम और ये बॉडी जो है ये मैं एज़ इट इज़ आपके पास पुश कर रहा हूँ। चाहे तो हम डायरेक्टली बॉडी को भी पुश कर सकते हैं, बट कल को हमको यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग ऐड करनी पड़ सकती है। हो सकता है हम यहाँ डायरेक्टली सेम चीज़ें ना यूज़ करना चाह रहे हों। जो क्लाइंट का मॉडल है वो जनरली आप अपने पास यूज़ नहीं करते हैं, जब हम आगे चल के एमवीसी पढ़ेंगे तो ये ठीक से देख रहे होंगे। बट फिलहाल मैंने मान लीजिए इसका एक ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर पुश कर दिया, कहाँ? रजिस्टर्ड होम्स में। अब ये रजिस्टर्ड होम्स मुझे यूज़ कहाँ करना है? तो मुझे होम पेज पर यूज़ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक और ऐड कर देता हूँ। अब देखिए, एक तरीका तो ये हमने एक्सपोर्ट्स का एक तरीका देखा था। यहाँ हमने बाकी दोनों तीनों तरीके भी देखे, अब हमको मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो हम इसको एक ऑब्जेक्ट बना लें या एक्सपोर्ट्स डॉट वाला जो हमारा दूसरा सिंटैक्स होता है उसको हम यूज़ कर लें, है ना? कौन-सा सिंटैक्स यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं? अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट देखेंगे तो देखिए डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स डॉट होम या एक्सपोर्ट्स डॉट होस्ट राउटर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ भी क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट्स डॉट होस्ट राउटर कर देते हैं, है ना? यहाँ पर आप नाम देते हैं, उसके बाद उसका वैल्यू देते हैं। तो जो भी आप यहाँ पर देना चाह रहे हैं, मान लीजिए एक्सपोर्ट्स डॉट होस्ट राउटर इसको कर देते हैं। अभी हमको हर जगह चेंज भी करना पड़ेगा। तो आपको ये भी एक समझ आ रहा है कि यार बाय डिफ़ॉल्ट ना सिंगल एक्सपोर्ट करो ही मत कहीं से। अगर बाद में आपको फ़ाइल में कोई एक्सपोर्ट ऐड करना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो इसको कर लेते हैं रजिस्टर्ड होम्स इज़ इक्वल टू रजिस्टर्ड होम्स। ये 2 हमारे एक्सपोर्ट हो गए, बट एक अब प्रॉब्लम क्या हुई हो गई होगी, जिसने भी होस्ट राउटर को कोशिश किया था इंपोर्ट करने का, वहाँ पर हमारी गड़बड़ हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, होस्ट राउटर अब डायरेक्टली नहीं आ रहा है, होस्ट राउटर को हमको क्या करना पड़ेगा, है ना? डिस्ट्रक्टर यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, हमको उसको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, क्यों? अब जो होस्ट राउटर ऑब्जेक्ट देगा उसके अंदर 2 चीज़ें होने वाली हैं, होस्ट राउटर और रजिस्टर्ड होम्स। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, इसको क्या करना पड़ेगा, नेम्ड इंपोर्ट हमको यूज़ करना पड़ेगा। यहीं पर हमने इसको क्या कर लिया, डीस्ट्रक्चर कर लिया, है ना? तो डीस्ट्रक्चर किया तो हमको होस्ट राउटर यहाँ पर मिल गया, अभी यहाँ पर ठीक हो गया होगा। और कहीं पर भी हमने यूज़ किया है क्या होस्ट राउटर? हाँ, बहुत सारी जगह पर ऐसा लग रहा है हमने यूज़ किया है, नहीं यहाँ पर तो हमने बनाया है। देखिए यहाँ पर भी यूज़ किया है ना? अच्छा ये तो पुराने वाले चैप्टर्स हमको दिखाने लग गया है, हमको सिर्फ़ इसी वाले चैप्टर में चेंज करना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हमने इसी में चेंज किया है ना? होस्ट राउटर डॉट जेएस हमको इसी के ऐप डॉट जेएस में भी चेंज करना था। अच्छा मैं हमने यहाँ चेंज नहीं किया, हमने कहीं और चेंज कर दिया। तो इसको मैं फ़िलहाल ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा प्रोजेक्ट सर्च किया तो उसने हमारे जो पुराने वाले चैप्टर्स थे उनको भी सर्च कर लिया है। आई थिंक चैप्टर 10 का हमने चेंज कर दिया, इसको हम रिवर्ट कर देते हैं। चैप्टर 10 में भाई उसी तरह से था, उसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है, इसको हम बंद कर देते हैं, है ना? तो होस्ट राउटर मैंने क्या देखिए हमारी यहाँ जो एरर्स आ रही थी वो एरर्स अभी चली गई, यानी एक्सपोर्ट मेरा फिक्स हो गया है। तो अभी हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक बार दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं। हमने ये जो एपीआई लिखी थी ऐड होम, इसका जो पोस्ट मेथड है, यानी जब फॉर्म सबमिट होने के लिए आता है, हमने यहाँ से पहले निकाल लिया कि भाई क्या हाउस नेम आया है, उसको एक वेरिएबल में यहाँ पर पुश कर दिया और इस वेरिएबल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब जिसको भी चाहिए वो रजिस्टर्ड होम्स को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकता है। वापस आ जाते हैं हम अपने होम पेज पर। होम पेज कहाँ से हो रहा है? यूज़र राउटर में हो रहा है। ये रहा हमारा होम पेज, जहाँ हम इसको home.html भेजते हैं। यहाँ मैं क्या करता हूँ, पहले एक बार कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लेता हूँ कि वो वेरिएबल मेरे लिए एक्सेसिबल हुआ भी या नहीं। ये रजिस्टर्ड होम्स की क्या वैल्यू है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया और उसको यहाँ पे ऐड कर लिया। देखिए इंपोर्ट करके कहाँ पर ऐड हुआ है, लोकल मॉड्यूल्स में ऐड हो गया है। रिक्वायर होस्ट राउटर, और इसको भी हमने क्या कर लिया, डीस्ट्रक्चर कर लिया टू रजिस्टर्ड होम्स, क्योंकि होस्ट राउटर 2 चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा था। जिसको होस्ट राउटर चाहिए वो होस्ट राउटर ले ले, जिसको रजिस्टर्ड होम्स चाहिए वो रजिस्टर्ड होम्स ले ले, है ना? हमने इस बार रजिस्टर्ड होम्स ले लिया और रजिस्टर्ड होम्स को क्या कर दिया हमने, लॉग कर दिया। भाई हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? अब मैं यहाँ से मान लीजिए रिटर्न टू होम करता हूँ, मैं जैसे ही होम पेज पर गया, अभी देखिए ये क्या दिखा रहा है एम्प्टी है, क्योंकि अभी तक तो हमने जब से कोड ऐड किया उसके बाद कोई घर ऐड किया ही नहीं है ना? तो देखिए यहाँ पर एक एम्प्टी अरे प्रिंट हो गया है। इसको हम साइड वाले को बंद कर देते हैं और ये जो हमारा टर्मिनल है इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं, है ना? देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये मेरे को एम्प्टी शो कर रहा है। एक और होम ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए इस बार मैं करता हूँ सेकंड हाउस।
सबमिट किया मैंने, है ना? ये बोल रहा है होम आपका ये सक्सेसफुल हो गया है, इसको मैं बोलता हूँ रिटर्न टू होम। इस बार देखिए मैं जैसे रिटर्न टू होम गया तो यहाँ एरे में मुझे क्या दिख गया? एरे में मुझे दिख गया कि हाउस नेम सेकंड हाउस जो है वो होम वाले राउटर के अंदर एक्सेसिबल हो गया है ना? यूज़र राउटर में जब होम पेज पर हम जा रहे हैं तो यहाँ एक्सेसिबल हो गया है। तो इस रजिस्टर्ड होम्स मेरे पास वैल्यू तो है। अब मेरी आखिरी दिक्कत क्या बची है? मेरी आखिरी दिक्कत बची है इस वेरिएबल को किसी तरह से मैं कहाँ डाल दूँ? इस होम डॉट एचटीएमएल में डाल दूँ। इस एचटीएमएल में मुझे इसको रेंडर करना है ना? इस एचटीएमएल में मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ। अभी एचटीएमएल जो फाइल है मेरी वो क्या है? वो मेरी एकदम कांस्टेंट फाइल है ना? अगर हम होम डॉट एचटीएमएल खोलकर देखेंगे, देखिए होम डॉट एचटीएमएल जो फाइल है इसको अगर हम छोटा करके देखें, यहाँ हमने क्या किया हुआ है पूरा एक हेडर बनाया है ये गो टू होम और ऐड होम के लिए। यहाँ कंटेंट बनाया अगर मेन के अंदर भी आप जाकर देखेंगे पर यहाँ हमने बस एक हेडिंग में वेलकम टू एयरबीएनबी लिखा हुआ है। इसके बाद हमने कुछ शो नहीं किया है ना? तो हमने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली कि मेरा वेरिएबल्स कैसे आएँगे, जो चेंज्ड वैल्यू है डायनामिक कंटेंट कैसे आएगा, बट अभी उस डायनामिक कंटेंट को मुझे डायनामिक यूआई में कैसे चेंज करना है ये पेंडिंग है ना? अभी देखिए इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है कि ये कोई आइडियल तरीका नहीं है जो हम लोकल वेरिएबल का हैक लगाकर यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल एप्लीकेशन में शायद ऐसा आप कभी भी ना करें। क्यों? इसके 2 ये जो हम कर रहे हैं इसमें 2 नुकसान हैं। पहली बात तो जो हमने होम रजिस्टर किया वो एक्चुअली कहीं रजिस्टर नहीं हुआ है। मैं अभी सर्वर किल करूँगा तो होम बंद हो गया, तो आइडियली कहाँ जाना चाहिए था? डेटाबेस में जाना चाहिए था। उसके बाद यूज़र का भी कोई चक्कर नहीं है, यानी मैं इस ब्राउज़र में खोल रहा हूँ तो भी मुझे दिख रहा है। कोई और यूज़र ऐसा ये मान लीजिए कोई ऐसी वेबसाइट है, वो स्टॉक टाइप की वेबसाइट है, जहाँ पर सब यूज़र्स को आपको बिल्कुल सेम कंटेंट दिखाना है, तो शायद वहाँ पर ये थोड़ा बहुत यूज़ हो सकता है कि कुछ वेरिएबल्स हैं जो शेयर हो रहे हैं, बट उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। आपको आइडियली क्या करना होता है, पूरा फ्लो बनाना होता है, किस यूज़र के को कौन सा यूज़र कौन से वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, कौन सा यूज़र कौन से वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। अब ये क्या है, ये रजिस्टर्ड होम्स किसी पर्टिकुलर यूज़र के नहीं है। कोई भी लोकल होस्ट 3000 खोलेगा अभी, जाएगा कोई भी होम रजिस्टर करेगा तो इसी एरे में एंटर हो रहा होगा और सबको ये सारे के सारे होम्स ही दिख रहे होंगे ना। तो ये कोई आइडियल तरीका नहीं है, बट फिलहाल के लिए इतना ओके है। हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है कि जो हम जो भी वैल्यू सेव कर रहे थे, जो भी हम होम रजिस्टर कर रहे हैं, वो किसी वेरिएबल में अब स्टोर हो रहा है और वो वेरिएबल मेरे पास यूआई में एक्सेसिबल तो है। बस अब लास्ट प्रॉब्लम बची हुई है कि इस यूआई के वेरिएबल को मैं अपने फाइनल यूआई में कैसे कन्वर्ट कर लूँ। ये जो मेरे पास मॉडल है इसको मैं फाइनली इस व्यू में कैसे कन्वर्ट करूँ। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए शेयरिंग वाला तो हमने देख लिया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन आता है? हमारे पास एंट्री होती है मूवी में, जैसे थोड़ी-थोड़ी देर बाद अलग-अलग हीरोज़ की एंट्री होती है ना आजकल मल्टीपल हीरो वाली मूवी में। उसके बाद आपकी एंट्री होती है ईजेएस की। जब आप प्रॉब्लम में फँसे, जब हीरोइन को गुंडा छेड़ रहा होता है तभी हीरो एंट्री मारता है ना। तो अभी हमारे पास क्या, हमको ये प्रॉब्लम थी कि यार वेरिएबल तो है हमारे पास, बट हमको नहीं समझ आ रहा है इसको यूआई में कैसे कन्वर्ट करें। तो ईजेएस ने इमीडिएटली यहाँ पर एंट्री मार दी। ईजेएस क्या है? अब ईजेएस समझ लेते हैं। देखिए इसकी अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो फुल फॉर्म होती है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट, है ना? पर देखिए फुल फॉर्म से मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है यार, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट का क्या मतलब है? तो वो समझ लेते हैं। देखिए क्या है, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट का मतलब है, बोल रहा है एचटीएमएल विद इन जेएस, यानी अगर आपको जेएस में एचटीएमएल, या आप एक तरह से बोल सकते हैं जेएस विद इन एचटीएमएल, हम क्या यूज कर पाएंगे यहाँ पर? जावास्क्रिप्ट अगर आपको एचटीएमएल के अंदर लिखना है तो आप यूज कर सकते हैं ना। तो क्या कह रहा है, आप जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं विद इन एचटीएमएल। तो एचटीएमएल विद जेएस यहाँ पर हम बोल रहे हैं, इन दोनों को आप साथ साथ लिख पाएंगे। सिंटेक्स क्या है इसका, अभी हम आगे चल के देखेंगे, बट ये जनरली दो सिंटेक्स होते हैं इसके, कि आप जहां पर भी एचटीएमएल लिख रहे हैं एचटीएमएल ही लिखें। अगर वहां पर कोई जावास्क्रिप्ट का कोड आप लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम अपना वेरिएबल की वैल्यू शो करना चाहेंगे, तो उसको आप इन दो, पहले लगाइए एंगल ब्रैकेट, परसेंटेज, उसके बीच में आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, फिर परसेंटेज, फिर एंगल ब्रैकेट। पर ये क्या बोल रहा है, ये है कंट्रोल फ्लो के लिए, यानी उस जावास्क्रिप्ट कोड के लिए है जो डायरेक्टली कोई आउटपुट जनरेट नहीं करता। अगर यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है वो आप यूआई पर शो करना चाह रहे हैं तो हल्का सा बस सिंटेक्स चेंज हो जाता है। इस बार आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक इक्वल टू भी लगा देते हैं। ठीक बात है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? काफ़ी आसान होता है समझने के लिए। तो क्या है, जिनने एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट पढ़ा है उनके लिए आसान है। एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट तो हम पढ़कर आए हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। कुछ-कुछ कोड इसमें आप बार-बार रीयूज़ भी कर सकते हैं। कोई काम ऐसा है जो आपको बार-बार करना है, तो उसके लिए भी इसमें तरीका होता है ना? जिसको पार्शियल्स बोलते हैं, वो भी आगे चल के देखेंगे। लॉजिक आप इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, यानी पूरी जावास्क्रिप्ट जो आप यूज़ कर रहे थे, सब कुछ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो एक तरह से यहाँ पर क्या होता है, इसको हम, ये ईजेएस है क्या, इसको आप बोलते हैं टेम्पलेट इंजन या टेम्पलेटिंग इंजन। ये हमारी क्या करता है, टेम्पलेट्स बनाता है, यानी यूआई अभी भी आप इसी में बना रहे हैं, बट उसमें कंटेंट कुछ-कुछ चेंज होता जाएगा। जैसे मिंत्रा का अगर हम यूआई देखेंगे, तो भाई दिखती तो सब टाइल्स ही हैं, बट कब कौन सा कपड़ा दिख रहा है, सिर्फ ये चेंज हो जाता है। तो हम ईजेएस में क्या करेंगे, बेसिक जो मेरा यूआई है, स्टाइलिंग है, क्लासेस हैं, वो सब चीज़ें सेम होंगी, बट कहाँ-कहाँ पर थोड़ा-थोड़ा कंटेंट चेंज होना है, वो हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको टेम्पलेटिंग इंजन बोलते हैं। तो होता क्या है, हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं, जनरली डेटाबेस से, या अभी हमारे पास वेरिएबल से डेटा आता है, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और हर बार एक फाइनल नई एचटीएमएल बन रही होती है ना? अभी तो ये जादू जैसा लग रहा है सुनने में, पर ये हम करते कैसे हैं, अब सबसे पहले ये देख लेते हैं।
तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ईजेएस को हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? ये एक पैकेज है जो हमको यूज़ करना है ना? एक मिडलवेयर आप मान लीजिए एक्सप्रेस का पैकेज है जो हमको यूज़ करना है। कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे? npm install -हाइफन सेव। क्यों? क्योंकि हमको ये प्रोडक्शन के टाइम पर भी चाहिए, सिर्फ डेव टाइम डिपेंडेंसी नहीं है, और ईजेएस हमको ऐसे ही इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मैं किल कर लेता हूँ। इस जो हमारा टर्मिनल का यूआई है उसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं, है ना? यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे? npm install हाइफन सेव, है ना? सेव मुझे करना है, और एग्जैक्ट पैकेज का नाम क्या है? ईजेएस मेरे पैकेज का नाम है। तो यहाँ आप दे देंगे ईजेएस, एंटर दबाएँगे। देखिए बोल रहा है इसने 10 पैकेजेस ऐड कर दिया, यानी ईजेएस ने अपनी फर्दर कोई डिपेंडेंसीज़ बताई हुई होंगी जो हमारे पास नहीं है। तो ओवरऑल 10 पैकेजेस ऐड करने पड़े, बट हमारा जो पूरा का पूरा ईजेएस है वो फिलहाल इंस्टॉल हो गया है। तो एक तो हुआ पैकेज इंस्टॉल करना, है ना? इससे आगे क्या करेंगे? पैकेज इंस्टॉल हो गया है नहीं, कभी भी वेरीफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं? अपनी पैकेज.जेएसएन में आकर हमेशा आपको चेक कर लेना चाहिए। तो देखिए अब मैं डिपेंडेंसीज में आ रहा हूँ, तो यहाँ ईजेएस ऐड हो गया है। ईजेएस का वर्जन 3.1.10 हमारा ऐड हो गया है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद देखिए जहां पर भी हम यूज कर रहे थे एक्सप्रेस, जहां हमने डिक्लेयर किया था, वहां हमको ये दो चीजें सेट करनी पड़ती हैं। हमको बेसिकली जो एक्सप्रेस है उसको बताना पड़ेगा कि भाई हम एक टेम्पलेटिंग इंजन यूज कर रहे हैं जिसका नाम है ईजेएस। तो ये कैसे आप करते हैं? ये ऐप डॉट सेट आपको करना पड़ता है। जैसे ही आपने एक्सप्रेस बनाया है, आप उसको ऐप बोल लीजिए, एक्सप्रेस आपने नाम दिया है, जो भी आपने नाम दिया है, वहां पर ये सेट फंक्शन आपको यूज करना पड़ता है ना? और ये सेट फंक्शन ये दो वैल्यूज को सपोर्ट करता है, व्यू इंजन एंड व्यूज। व्यूज देखिए ऑप्शनल होता है, आप नहीं भी सेट करेंगे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू व्यूज ही होती है। इसका क्या मतलब है अभी हम देखेंगे, पर व्यू इंजन आपको ईजेएस सेट करना पड़ता है, क्योंकि एक्सप्रेस और भी बहुत सारे टेम्पलेटिंग इंजन सपोर्ट करता है। हालांकि सबसे अच्छा, सबसे प्रेफर्ड ईजेएस ही होता है, तो ईजेएस ही हम यहाँ पर सीख रहे हैं। बट मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, आपको ये बताना पड़ेगा एक्सप्रेस को कि भाई एक व्यू इंजन ईजेएस नाम का मैं यूज करने वाला हूँ। तो हम भी अपनी ऐप में आ जाते हैं। हमने कहाँ बनाया? सबसे पहले ऐप डॉट जेएस के अंदर चलते हैं। ये काम तो वहीं पर हुआ है। देखिए एक्सप्रेस नाम से हमने बनाया था जो ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक्सप्रेस, सॉरी, एक्सप्रेस हमने इंपोर्ट किया था, ऐप नाम से ही हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, जहाँ मान लीजिए यूआरएल एनकोडेड, एनकोडर, होस्ट वगैरह लगा रहे हैं, यहाँ यूज की जगह मैं क्या कर लूंगा? मैं यहाँ पर इस बार कॉल करूंगा सेट फंक्शन, और सेट में मैं क्या बोलूंगा? व्यू इंजन, है ना? व्यू इंजन हमें देना, और यहाँ भी स्ट्रिंग में ही आप नाम दे रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करके नहीं दे रहे हैं, बस आप स्ट्रिंग में नाम दे रहे हैं ईजीएस। तो अभी अपने आप ढूंढ लेगा कि इसका मतलब ईजीएस डिपेंडेंसी इसने अपने आप इंस्टॉल कर ली होगी। जब जो मेरा एक्सप्रेस है वो जब चलेगा, तो वो अपने आप व्यू इंजन ईजीएस को ढूंढ लेगा, क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, तो वहां जाके इसको ये ढूंढ पाएगा। अगर हम एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करने की कोशिश करें, ऐप डॉट सेट क्या है ना? तो हम चलते हैं एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में। एक्सप्रेस डॉक्स, ये एक्सप्रेस हमने खोल लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना? और आ जाते हैं गाइड के अंदर, या एपीआई रेफरेंस के अंदर, कहीं पर भी आ सकते हैं। एपीआई रेफरेंस को ढूंढ लेते हैं हम। एक्सप्रेस, हमको कौन सा मेथड यूज करना है? डॉट सेट। ये देखिए ऐप डॉट सेट पर आ गए। ऐप डॉट सेट को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा ऐप डॉट सेट। ये बता रहा है अलग कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू है, क्या उसका टाइप होता है, डिस्क्रिप्शन, डिफॉल्ट वैल्यूज उनके क्या है। तो देखिए क्वेरी पार्सर, जेसन स्पेसेस, जेसन रिप्लेसर, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है? व्यू इंजन भी एक वैल्यू है जो अभी हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? द डिफॉल्ट इंजन एक्सटेंशन टू यूज व्हेन ओमिटेड, यानी क्या बोल रहा है, कौन सा बेसिकली व्यू इंजन यहाँ पर यूज करना है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये आपको डिफाइन करना पड़ता है। दूसरी वैल्यू जो हम सेट करने वाले थे व्यूज, ये क्या है? ये बता रहा है कि भाई ये जो इंजन आपको यूज करना है, कहाँ पर पड़े हुए हैं वो व्यूज, कहाँ पर आपने सारी की सारी फाइल डाली हुई है, उस फोल्डर का पाथ दे दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट भी ये पाथ व्यूज ही फोल्डर का होता है जो हमारा है, बट उसके बाद भी इसको एक्सप्लिसिटली हम सेट कर देते हैं ताकि हमारे कोड में क्लैरिटी रहे। हमको अगर कभी चेंज करना हो तो हम इसको चेंज भी कर पाएँ। बेसिकली अभी अब हम चेंज भी नहीं, अभी हम इसको नहीं भी सेट करेंगे तो ये सही चलने वाला है, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा है कि फोल्डर का नाम व्यूज होगा। अगर यहाँ आपने व्यूज के अलावा कोई भी और फोल्डर का नाम दिया है तो वो आप यहाँ नाम यहाँ पर दे सकते हैं, है ना? तो हम क्या बोल देंगे इसको? व्यूज एंड व्यूज। इतने से देखिए जो हमारा ईजेएस का इंस्टॉलेशन आप एक तरह से मान लीजिए कंप्लीट हो गया है। हमने पैकेज भी इंस्टॉल कर लिया है। हमने अपने एक्सप्रेस ऐप को ये बोल भी दिया है कि भाई हमने ईजेएस पैकेज यूज किया है, और ईजेएस पैकेज कहाँ लगाना है आपको? ये व्यूज का मेरा फोल्डर है पूरा का पूरा, यहाँ आपको एप्लीकेबल करना है। यहाँ पर मैं ईजेएस यूज करने वाला हूँ। अभी हमने यूज की नहीं है ना? अभी हम जो ईजेएस है इसको हम यूज यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये मैंने चेंज कर दिया। इसके बाद हमको क्या करना है? तो देखिए इंस्टॉलेशन स्टेप मैंने बोला कंप्लीट हो गया, है ना? ये हमने डॉक्यूमेंटेशन भी जाकर इसकी चेक कर ली। अब हमको देखना है कि हमको इसको यूज कैसे करना है। ये ईजीएस टेम्पलेट को हमको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे? सबसे पहले मान लीजिए मैं वापस आ जाता हूँ अपने होम, जो मेरा व्यू था उसके अंदर। ये सारे राउटर में फिलहाल बंद कर देता हूँ। ये था मेरा होम पेज, है ना? इसको अब हम दोबारा से छोटा कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैं व्यू पेज देखूंगा, इसके अंदर एक तो हमने हेडर बनाया हुआ
है ना। इस हेडर के साथ हम बाद में डील करेंगे। गो टू होम है, ऐड होम है, इसके अंदर एक नेविगेशन बार हमने बनाई है, एक लिस्ट बनाई हुई है, इसमें 2 लिंक्स हैं, गो टू होम और ऐड होम। ये क्या है, स्टैटिक है, इसके अंदर कुछ भी डायनामिक नहीं है, एज़ इट इज़ ये हमको रेंडर करना है। तो फिलहाल मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ थोड़ा-सा, ये हमारी नज़रों से बाहर हो जाए। कोड तो रहेगा ही, देखिए अब लाइन नंबर 10 से डायरेक्टली लाइन लाइन नंबर 29 पर हम जा रहे हैं, बट अभी हमारी नज़रों से बाहर हो जाए। हमको मेन काम क्या करना था? हमको मेन काम करना था यहाँ पर। ये जो वेलकम टू एयरबीएनबी है, मान लीजिए मैं इसकी जगह क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ, हियर आर आवर रजिस्टर्ड होम्स, है ना। हमको आइडियली क्या दिखाना है, मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे जो रजिस्टर्ड होम्स हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब अगर वो वेरिएबल मैं मान लूँ, जो रजिस्टर्ड होम्स वाला वेरिएबल था, जो भी हमने कहाँ देखा था, यूजर राउटर के अंदर, ये रजिस्टर्ड होम्स अगर मुझे किसी तरह से मिल जाता होम डॉट एच टी एम एल में, तो मैं इसको कैसे यूज कर रहा होता, पहले आपको बस ये दिखाना होता है ना। तो ये हेडिंग मैंने बनाई है, मान लीजिए इसके बाद हमें क्या बना सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें हम ये पूरा दिखा रहे हो। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मान लीजिए एक यूएल लिस्ट बना लेते हैं, है ना। ये सब चीज़ें तो हमने बेसिक एचटीएमएल में देखा है ना? हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद आप क्या बनाएँगे, एक-एक लिस्ट आइटम आप करके बना लेंगे, बट आपको क्या करना है, आपको इस पे आइटरेट करना है और एक-एक लिस्ट आइटम को जनरेट करना है। तो हमने क्या देखा था, क अगर ये ईजेएस होता तो मैं यहाँ पर क्या सिंटैक्स यूज़ कर सकता था? मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैंने पहले मान लीजिए यूएल बना लिया, इसमें मुझे कुछ-कुछ जो स्टाइलिंग देना होगा वो हम दे लेंगे, बट आपको जहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट लिखना है, आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? आप एंगल परसेंटेज के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। एक बार पहले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हमने यहाँ क्या फॉर ईच लूप यूज़ किया है। आप यहाँ पर नॉर्मल लूप यूज़ करना चाहते हैं, कुछ भी जावास्क्रिप्ट जो आप लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। तो हम इसने क्या लिखा, यहाँ मान लीजिए वेरिएबल का नाम सभी हम होम्स मानकर चल रहे हैं। इसने बोला होम्स डॉट फॉर ईच, है ना? फंक्शन इसको पास किया होम, कि एक-एक होम आपको मिल जाए, उतना काम कर लीजिएगा। देखिए यहाँ इसने बंद कर दिया, यानी इसके अंदर ये फिर से अब एचटीएमएल लिखने वाला है, और इसको कंप्लीट भी करना है। देखिए फॉर ईच का जो ब्रैकेट है, इसको कंप्लीट भी करना है। तो जहाँ ब्रैकेट कंप्लीट किया, वहाँ फिर से इसको रैप कर दिया। उसके बाद फिर लिस्ट आइटम लिखा, इसमें इसने बहुत सारी स्टाइलिंग दी। लिस्ट आइटम के अंदर का जो कंटेंट है वो फिर से जावास्क्रिप्ट यानी डायनामिक होने वाला है, तो फिर से इसको इस बार इस तरह से लिख दिया। बस इस बार इक्वल टू भी लिखा, क्योंकि देखिए जो लूप है ये तो गायब हो जाएगा, यूआई पर लूप थोड़ी दिखेगा, पर ये जो वैल्यू है मेरी हाउस नेम की, ये वैल्यू यहाँ पर दिखने वाली है। तो इस तरह से इसने इसको एक्सेस कर लिया। तो हम कैसे करते हैं इसको, मैं भी यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। जो यूएल है, यूएल के बाद हम पहले एक फॉर लूप लिखेंगे, तो हम इसको कर लेते हैं एंगल परसेंटाइल, परसेंटाइल एंगल। अभी देखिए इसको बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मेरी फाइल अभी भी एचटीएमएल फाइल है। तो जिस भी फाइल के अंदर आप इस तरह की टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, आपको आइडियली क्या करना चाहिए, ये जो होम डॉट एचटीएमएल है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, और इसका नाम मैं क्या कर दूंगा, होम डॉट ईजेएस, है ना। देखिए जैसे मैंने ईजेएस किया, ईजेएस का आइकन यहाँ पर आ गया, इसने आइकन को चेंज कर दिया। तो उसको आपको फाइल को क्या बोल देना चाहिए, है ये मोटा मोटा एचटीएमएल ही, बट जिस एचटीएमएल के अंदर भी मैंने क्या यूज किया है, जिस एचटीएमएल के अंदर भी मैंने ये अपने ईजेएस वाला सिंटैक्स यूज किया है, यहाँ पर मैं इसका नाम क्या कर दूंगा, मैं इस फाइल का नाम कर दूंगा डॉट ईजेएस, है ना। इसके अंदर अब हमको करना है, हमारे वेरिएबल का क्या नाम है, रजिस्टर्ड होम्स, रजिस्टर्ड होम्स डॉट, मान लीजिए फॉर ईच चला लेते हैं, फॉर ईच, है ना। और यहाँ क्या देना है, अब हमको फंक्शन पास करना पड़ेगा एक कोई, है ना। तो यहाँ फंक्शन हम पास कर देते हैं, मान लीजिए होम, जो मॉडर्न वाला सिंटेक्स है वो हम यूज कर लेते हैं इसकी जगह, और ये मैंने लगा लिया ब्रैकेट, है ना। अब देखिए ये पूरा का पूरा लूप मेरा घूम जाएगा, मेरे को बाकी काम कहाँ करना है, इसके अंदर करना है। ये जो दो चीजें हैं ये एक्चुअली मुझे बाद में कंप्लीट करनी है ना। आइडियली मुझे करना क्या है, देखिए लिस्ट आइटम मुझे इसके अंदर लगाना है ना। ये क्या होना चाहिए, ये पहले मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बाहर लगा लिया, एक एक जो लिस्ट आइटम है वो एक्चुअली इसके अंदर चल रहा होना चाहिए। यहाँ पर अब मुझे एक एक लिस्ट आइटम को रेंडर करना है, लिस्ट आइटम यहाँ पर आ गया, पर अब क्योंकि उसके बाद मैं दोबारा से एचटीएमएल लिख रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहीं पर कंप्लीट कर देना पड़ेगा। और जब मैं दोबारा ये दिखा रहा हूँ कि मेरे जावास्क्रिप्ट का कोड कंप्लीट हो रहा है, तो फिर से मैं इसको स्टार्ट एंड कर लूँगा, बीच में मेरा लिस्ट आइटम जो है वो ठीक से आ जाएगा। अभी मैं इसकी स्टाइलिंग ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब इस ये जो होम है इसको रेंडर करना है ना? तो इसके बाद क्या करेंगे, फिर से यही कमांड लिखेंगे, बट इस बार इक्वल टू लगाएँगे, क्योंकि मुझे इस वैल्यू को फाइनल यूआई पर शो करना है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जो भी वैल्यू फाइनली हो उसको आप एचटीएमएल में कन्वर्ट कर दें, उसको एज़ वैल्यू मानकर आप चलें। तो ये हर बार चलता रहेगा, और क्या होगा, यहाँ मुझे वैल्यू मिल जाएगी होम डॉट, हमने अंदर वाले वेरिएबल का क्या नाम रखा हुआ था? एक बार नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं, हाउस नेम, है ना? तो हमको क्या दिखाना है, होम डॉट हाउस नेम दिखा देना है। तो होना क्या चाहिए, यहाँ एक-एक करके मेरा पूरा क्या आ जाना चाहिए, फाइनल जो भी मैं बना रहा था, जितने भी मेरे होम्स की लिस्ट है, वो सारी की सारी यहाँ पर प्रिंट हो जानी चाहिए। इससे इतना काम हो जाएगा, है ना? अभी स्टाइलिंग हमने नहीं करी है, और ऑब्वियसली अभी हमने जहाँ इसको यूज़ किया हुआ है यूज़र राउटर में, वहाँ भी हमने सिर्फ बता दिया होम डॉट एचटीएमएल, पर उसको वेरिएबल पास तो किया नहीं। अभी हमने मानकर लिख दिया कोड कि अगर रजिस्टर्ड होम्स होता, तो हम कैसे इसको लिख रहे होते, वो हमने लिख लिया। बट रजिस्टर्ड होम्स है नहीं ना, उसको भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर रहे होते हैं, यहाँ देखिए ऊपर
हमने क्या किया है इस बार, अब रेंडर में आप क्या दे रहे होंगे, डायरेक्टली अपने ईजेएस का नाम दे रहे होंगे। अब सेंड फाइल आप नहीं करेंगे, आप रेंडर फंक्शन यूज करेंगे नया, जो टेम्पलेटिंग इंजन से इसके बेसिकली अटैच्ड होता है। यहाँ बोलेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, आपने अपनी टेम्पलेट का नाम देंगे यूजर, और उसके बाद जो आपको वेरिएबल पास करना है वो वेरिएबल आप पास कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं, सेंड फाइल की जगह अब हम यूज कर रहे होंगे रेंडर। ये पाथ वाथ की अब हमको कोई जरूरत नहीं है। मेरी जो फाइल है इसका क्या नाम है, ईजेएस फाइल का नाम है होम, है ना। ईजेएस फाइल का नाम है होम डॉट ईजेएस, तो डॉट ईजेएस नहीं देना है आपको, सिर्फ होम देना है। ये हमने दे दिया, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा हुआ है, होम हमने दे दिया, और साथ में वो वेरिएबल हमको पास करना है, वो ऑब्जेक्ट हमको पास करना है। तो रजिस्टर्ड होम्स जो है ये मैं डायरेक्टली भी उठाकर पास कर सकता हूँ, है ना। वैसे आप यहाँ पर जो भी पास करेंगे होगा क्या, वो एज अ वेरिएबल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो हमने होम्स पास किया तो होम्स हमको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, उसको बस ब्रैकेट में लगा देता हूँ, ताकि पूरा रजिस्टर्ड होम्स हमको मिल जाए। और ये शॉर्टकट सिंटैक्स होता है जावास्क्रिप्ट का। अगर मैंने कोई वेरिएबल लिखा हुआ है डायरेक्टली दो ब्रैकेट के अंदर, तो नाम और की और वैल्यू दोनों वही हो जाता है। फिर भी इसको सिंपल करने के लिए इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। रजिस्टर्ड होम्स कोलन रजिस्टर्ड होम्स, अगर मैं सिर्फ दो ब्रैकेट के अंदर रजिस्टर्ड होम्स लिखूंगा तो उसका भी सेम ही मतलब माना जाता है। अब मैंने रेंडर कर दिया, ये कर दिया, तो इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए। रूट डायरेक्टरी की अब हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पाथ वाथ जो रिजॉल्व पहले कर रहे थे वो अब हम रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। एक बार अब इसको चलाकर देख लेते हैं, हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की। गड़बड़ एक बार में पता चल जाएगी। इंस्टॉल नहीं करना है भाई, एनपीएम स्टार्ट करना है। देखिए अभी तक तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई है ना, रीबिल्ड हो रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। रिफ्रेश हमने किया तो देखिए हियर आर अवर रजिस्टर्ड होम्स आ गया, बट उसके बाद कुछ यूआई नहीं आया। अभी हमको पता नहीं कि कुछ गड़बड़ है या नहीं, पर क्योंकि सर्वर रीस्टार्ट हुआ है तो अभी तो होम्स है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड होम पर जाता हूँ। एक होम हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, उत्सव। इसको हम सबमिट करते हैं, ये बोल रहा है सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। रिटर्न टू होम करते हैं, तो देखिए बोल रहा है हियर आर अवर रजिस्टर्ड होम्स, और आपको एक उत्सव नाम दिखना जो है वो स्टार्ट हो गया। अभी ऑब्वियसली हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं की है, बट एक उत्सव नाम हमको दिखना स्टार्ट हो गया। फिर से मैं करता हूँ ऐड होम, एक और मान लीजिए होम हम ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट हाउस। फिर से सबमिट किया, फिर से रिटर्न टू होम गए, तो देखिए सेकंड होम भी आ गया। अभी स्टाइलिंग बिल्कुल भी नहीं है, और क्योंकि हम टेलविंड यूज कर रहे हैं तो जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है डॉट डॉट लगाने वाली, वो सब भी इसने गायब कर दी है। बट स्टाइलिंग हम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमको यहाँ पर कोड दिखने लग गया है कि किस तरह से इसको करना है ना। आपको एक मैजिक मैं यहाँ पर और दिखा देता हूँ। जैसे आजकल जितने भी मॉडर्न आईडीज लोग यूज कर रहे हैं, मैं भी अपने पर्सनल यूज के लिए कई बार कर्सर यूज कर रहा होता हूँ या कोपायलट यूज कर रहा होता हूँ। किस हद तक यूआई स्टाइलिंग या बाकी चीजें ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए हमारा सेम प्रोजेक्ट है, जो होम फाइल है। अभी यहाँ पर क्या है, बस इतना जो ये काम है थोड़ा सुंदर नहीं दिख रहा है ना। हियर आर आवर रजिस्टर्ड होम्स भी उतना सुंदर नहीं दिख रहा है, और ये जो यूएल है इसके अंदर कोई स्टाइलिंग वगैरह ऐड नहीं है। मान लीजिए मैं इसको हाथ से नहीं ऐड करना चाहता, मुझे नहीं याद है कैसे करना है। वैसे तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, अगर आप ये स्टाइलिंग भी यहाँ पर ऐड कर देंगे तो चीजें थोड़ी सी ठीक से दिख रही होंगी, है ना। बट मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ये हो जानी चाहिए, मैं स्टाइलिंग खुद से नहीं करना चाहता, तो मैं इसको मान लीजिए एक दूसरे आईडी में खोल लेता हूँ, जो कि है कर्सर, है ना। अभी देखिए कर्सर में खुला हुआ है, सिमिलर चीज़ यहाँ पर खुली हुई है। मैं इस फाइल को जाकर खोलता हूँ अपनी होम.ईजेएस, है ना। होम.ईजेएस को खोला तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये जो अभी हमने कोड लिखा हुआ था एज़ इट इज़, है ना। अब ये चल नहीं रहा है सर्वर यहाँ पर, इसको हम हटा देते हैं। तो मैं चाहता हूँ यार इसकी थोड़ी-सी स्टाइलिंग हो जाए, तो कितना आसान है आजकल ये करना। मैं क्या करूँगा, मैं इस मेन को पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। और मैं चैट जीपीटी को एक तरह से बोल रहा हूँ क्या, स्टाइल दिस यूजिंग टेलविंड, है ना। कीप इट, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कंसिस्टेंट करना है आपको, तो कीप इट कंसिस्टेंट विद द होल स्टाइल। बस इतना ही आपको करना है। और देखिए यहाँ पर सिलेक्शन भी दे रहा है मुझे, अभी मैं कर्सर यूज कर रहा हूँ, कि किससे पूछना है। चैट जीपीटी से पूछना है, क्लॉड से पूछना है। जनरली ऐसा लगता है कि कोडिंग के लिए क्लॉड 3.5 सोनेट अभी भी सबसे बेस्ट मॉडल है। ये मैंने इसको बोल दिया, अब देखिए क्या करेगा ये। मैंने इसको सबमिट किया, ये खुद से पूरा कोड बेस हमारा समझेगा। खुद से जाकर देखिए हर चीज में क्या कर रहा है, स्टाइलिंग इसने ऐड कर दिया है। हर लाइन में जाकर ये चेंजेस दिखा रहा है, बोल रहा है मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ या नहीं। मैं मान लीजिए बोल देता हूँ इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक बार जहाँ हम रन कर रहे थे वहाँ वापस आ जाते हैं, इसको एक बार चलाकर देख लेते हैं यहाँ कुछ चेंज हुआ या नहीं। देखिए मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो पूरी स्टाइलिंग यहाँ पर आ गई है। हेयर आर आवर रजिस्टर्ड होम्स भी आ गया है, उत्सव आ गया है, फर्स्ट हाउस आ गया है, इसके अंदर इसने शैडो वगैरह ऐड कर दिए, चीजें ऐड कर दी हैं। अब ऑब्वियसली ये बेस्ट स्टाइलिंग नहीं है, जो आप चाह रहे थे वो नहीं है। आप चाहते हैं यहाँ पर डॉट दिखें, डिस्क दिखें, तो सब चीजें आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। नहीं आपको आना तो चाहिए ही, ये इस बात का ऑल्टरनेट नहीं है कि आपको स्टाइलिंग आती ही ना हो। बट अगर बेसिक चीज आप खुद से नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, यहाँ जो स्टाइलिंग है वो आपकी अपने आप से ये ऐड कर देगा, है ना। तो देखिए एक बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है उसके बाद जो हमने किया। अब जो हमारा पेज है, देखिए अब कोई कितनी बार भी लोड करे, मैं ये पेज कितनी बार भी रीलोड कर लूं, जब तक मैं बस सर्वर दोबारा से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, जो भी रजिस्टर्ड होम्स है उनकी लिस्ट अब हमको होम पेज पर दिखने लगी है। तो अब जो मेरा यूआई है वो एक्चुअली क्या हो गया है, मेरा जो यूआई है वो एक्चुअली डायनामिक हो गया है ना। तो ईजेएस टेम्पलेट को कैसे यूज करना है ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जिसको यहाँ बोलते हैं पार्शियल्स।
है ना? अब पार्शियल्स का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए पार्शियल्स का एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिपीटेड यूज़ हो रही हैं। यानी जैसे कि अगर मैं यहाँ देखने की कोशिश करूँ, अगर मैं 404 पेज खोलता हूँ, वहाँ पर भी मान लीजिए जो पूरा का पूरा हेडर है, यानी गो टू होम, ऐड होम, ये मैंने हर पेज के अंदर कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आप ऐड होम के अंदर आकर देखेंगे, यहाँ पर भी ये पूरा मैंने हेडर लिखा हुआ है। होम एडिट में आकर देखेंगे, यहाँ पर भी हमने पूरा लिखा हुआ है। आप में से अगर काफ़ी लोगों ने रिएक्ट वाला हमारा कोर्स फॉलो किया हो, तो रिएक्ट में क्या होता है, आप इसका एक कंपोनेंट बना लेते हैं छोटा-सा और उस कंपोनेंट को आप रीयूज़ कर लेते हैं। तो यूआई में वो प्रॉब्लम सॉल्व्ड है। बट अभी हम क्योंकि सारा कोड डायरेक्टली एचटीएमएल में लिख रहे हैं, तो मुझे हर चीज़ें कॉपी करनी पड़ रही है। तो इसी को बोला जाता है यहाँ ईजेएस की भाषा में पार्शियल्स, कि आप क्या करिए, इसका एक पार्शियल क्रिएट कर लीजिए और उस पार्शियल को आप उसके बाद बार-बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं? अब मैं व्यूज़ के अंदर क्या करूँगा, ये जो मेरा व्यूज़ है, इसके अंदर एक और अंदर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, मान लीजिए जिसको मैं बोल देता हूँ पार्शियल, जिससे पता रहे कि भाई क्या-क्या पार्शियल्स आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला पार्शियल तो मुझे क्लियर ही दिख रहा है, ये हेडर हमको बनाना है, तो इसका मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, जिसका मैं नाम रख देता हूँ header.eJS। अब हर चीज़ ईजेएस नाम से बनने वाली है ना? अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से एक हेडर उठा लेता हूँ। मान लीजिए अभी हम होम पेज पर हैं, होम एडिट पे नहीं, सबसे पहले होम पेज पर आ जाते हैं। होम पेज से मैं क्या करता हूँ, ये जो हेडर है, जो हमने अभी फ़ोल्ड कर दिया था 20 लाइन का, ये पूरा का पूरा हेडर मैं यहाँ से उठाकर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ या कट कर लेता हूँ। यहाँ से हमने हेडर को जो है गायब कर दिया। अभी अगर मैं देखिए ये पेज रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, हेडर हमारा गायब हो गया। हेडर को मैंने आकर कहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये header.eJS फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया कि भाई ये एक ऐसा पार्शियल है, अब जिसको मैं बार-बार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल लिया। उसके अंदर भी अब आप हम यहाँ पर अलग-अलग पार्शियल बना रहे होंगे, ऊपर का जो हेड पोर्शन है उसका हम एक अलग पार्शियल बना सकते हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं, इनको और पार्शियल्स भी बना सकते हैं। मैं यहाँ आकर अगर देखूँ वापस, अगर अगर आपको दिखाऊँ, देखिए आउटपुट डॉट सीएसएस फाइल हम सब में इंक्लूड करते हैं, टाइटल हम सब में देते हैं, मेटा टैग देते हैं, ये देते हैं, यानी स्ट्रक्चर भी पूरा हो ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ रिएक्ट कंपोनेंट नहीं है। रिएक्ट कंपोनेंट में क्या होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। यहाँ मैं इतना भी कर सकता हूँ कि यार ये हेड के यहाँ तक का जो पोर्शन है, इसको मैं पार्शियल में डाल दूँ। उसके बाद किसी को अगर हेड में एक आध लाइन और ऐड करनी है, तो वो अपनी फाइल में अपने आप ऐड कर लेगा। बट इतने को मैं पार्शियल में डाल देता हूँ और इसको उसके अंदर हम शायद वेरिएबल बना देंगे, क्योंकि हर पेज का टाइटल तो अलग होने वाला है। तो इसके अंदर भी आप डायनामिक कंटेंट बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक पार्शियल और ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए हम हेड, है ना? head.eJS। हेड के अंदर हम क्या डाल लेंगे, वापस होम में मैं आ जाता हूँ, जितना मैंने भी बताया इतना हम काट कर डाल लेते हैं, ताकि एक तरीका रहे हेड के अंदर एक आध चीज़ और भी ऐड करने का। इसको मैंने कट कर लिया, यहाँ हेड के अंदर डाल दिया। बट ये जो टाइटल है अभी, ये मुझे क्या चाहिए, डायनामिक चाहिए। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ पर। और हमको जो कभी भी डायनामिक कंटेंट अगर दिखाना है, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या है मेरा, लेस देन बेसिकली परसेंटाइल एंड इक्वल टू। इसके बाद मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, मान लीजिए हम लिख देते हैं इसको टाइटल, कि भाई यहाँ हमको टाइटल टाइटल दिखाना है, या थोड़ा और क्लियर कर देते हैं पेज टाइटल, है ना? पेज टाइटल हमको दिखाना है और ये मैंने बंद कर दिया। तो अब ये भी एक पार्शियल बन गया है। अब देखिए मेरा होम पेज कितना छोटा हो गया, सिर्फ अपना कंटेंट इसके पास बचा है। हेड भी एक पार्शियल यहाँ पर यूज़ हो जाएगा और जो मेरा पूरा हेडर है, ये भी यहाँ पर एक पार्शियल यूज़ हो जाएगा। बट उसको आप यूज़ करते कैसे हैं, यूज़ कैसे करेंगे? देखिए जिस भी फाइल के अंदर आप डाल रहे हैं, हमने बनाकर दिखाया कि एक हेडर भी आप बना सकते हैं। आपको ये यूज़ करना है इंक्लूड कमांड, है ना? और इस बार आप चला रहे होते हैं माइनस। अभी तक हमने इक्वल टू देखा था, माइनस का क्या मतलब है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप चला रहे होते हैं माइनस, है ना? और इसके बाद आप क्या करते हैं, इंक्लूड पार्शियल स्लैश, जो भी उसका पाथ है वो आप यहाँ पाथ दे देते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, पहले यही जो हम इक्वल टू वाला सिंटेक्स चला रहे थे यही चलाएँगे, परसेंटेज इक्वल टू की जगह चलाएँगे माइनस, है ना? और उसको आप जैसे बंद कर रहे थे वैसे ही बंद करेंगे। यहाँ क्या चलाएँगे, एक फंक्शन लिखेंगे इंक्लूड नाम का, है ना? और उसके अंदर आप जो पाथ है, यानी हमने क्या बनाया है, एक पहले फ़ोल्डर बनाया पार्शियल्स नाम का व्यूज़ के अंदर, तो सबसे पहले देंगे उसको पार्शियल्स और स्लैश हमको यहाँ पर क्या देना है, हेड देना है ना? तो हमको हेड डॉट ईजेएस यूज़ करना है, डॉट ईजेएस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ लिख दिया हेड। दूसरा क्या था, इसको यूज़ कर लेते हैं, है ना? यहाँ हमने दूसरे का नाम क्या दिया हुआ है, हेडर दिया हुआ है। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहा है हेड और हेडर, इसलिए हमने जब एग्ज़ाम्पल लिया था तो इसका नाम नेविगेशन कर लिया था, नैव। आपको नैव करना है, नैव कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको हेडर ही कर देता हूँ, है ना? पार्शियल्स हेडर, या एक्चुअली कर देते हैं इसका नाम चेंज, ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि हेड और हेडर में क्या डिफ़रेंस है। ये है हेडर, बट हम इसको बोलना क्या चाह रहे हैं कि हम नेविगेशन यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नैवो आपके पास भी आ जाएगा, है ना? नैव हमने दे दिया। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए क्या हुआ, ये बोल रहा है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? हमने ये तो यूज़ कर लिया, कुड नॉट फाइंड, अच्छा हमने क्लोजिंग टैग शायद नहीं दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। हम आ जाते हैं हेड के अंदर। अच्छा यहाँ देखिए मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू लगा दिया इसकी जगह। हमको कैसे क्लोज करना था इसको, परसेंटाइज और परसेंटाइल और ग्रेटर देन साइन लगाना था, तो ये हमने लगा लिया। फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा फिर से अभी ये गड़बड़ दे रहा है, अभी क्या दे रहा है ये, अच्छा पेज टाइटल अब देखिए डिफाइन ही नहीं हुआ, है ना? अब आपने वेरिएबल इस्तेमाल तो कर लिया
बट जब आप होम पेज लगा रहे हैं, होम पेज में पार्शियल क्या होगा, आप ये मान लीजिए फाइनल उसमें जब आप ये हेड यूज़ कर रहे होंगे, जब फाइनल इसको कैलकुलेट कर रहा है, कि बस इस कोड को लाएगा और इस कोड को उठाकर यहाँ पर डाल देगा। अब आपने एक वेरिएबल रजिस्टर्ड होम्स यूज़ किया था, वो आपने दे दिया, बट पेज टाइटल आपने नहीं दिया, तो वो हम कहाँ देंगे? यूज़र राउटर में। रजिस्टर्ड होम्स जब आपने दिया है, तो यहाँ दूसरा जो है वो भी आप दे रहे होंगे क्या? पेज टाइटल। और पेज टाइटल का वैल्यू हमको क्या देना है? वो हमने वहाँ से हटाते हुए कॉपी पेस्ट कर लिया था, है ना? टाइटल था एयरबीएनबी होम। तो ये दूसरा वेरिएबल भी हमने दे दिया, फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखिए वापस आ गया, मेरा हेड भी वापस आ गया और मेरा जो टाइटल है देखिए एयरबीएनबी होम वो भी आ गया है। अभी इसका रियल मैजिक देखा नहीं हमने। अब रियल मैजिक अब आएगा जब हम ये पार्शियल्स को रीयूज़ कर पाएँ। अब देखिए जो नैव हमने बनाया है, नैव तो सब में सेम है, तो ये नैव हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं जहाँ पर भी हमने यूज़ किया, मान लीजिए 404 के अंदर आ जाते हैं। ये जो आपने रिपीट किया हुआ था हेडर, इस पूरे हेडर को आप डिलीट कर देंगे। अच्छा, ये शायद गलत सेलेक्ट हो गया। हेडर को आप डिलीट कर देंगे और इसकी जगह आप क्या लिख देंगे? इसकी जगह आप लिखेंगे इन परसेंटाइल इक्वल टू, सॉरी, परसेंटाइल माइनस इंक्लूड पार्शियल्स स्लैश नैव, कि भाई नेविगेशन बार हमको यहाँ पर वापस चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए। ये हमने लगा लिया, बट अब देखिए फाइल क्या है, तो एचटीएमएल फाइल है, तो 404 को भी मुझे रीनेम करके क्या करना पड़ेगा? आई विल रीनेम इट टू EJS। तो एक पॉइंट के बाद अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं, हमारी सारी की सारी फाइल्स ही क्या बन जाने वाली होंगी? EJS बन जाने वाली होंगी, क्योंकि या तो उनके अंदर कुछ होगा या वो उसको रीयूज़ कर रहे होंगे। सेम चीज़ मैं जो टाइटल है यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ, है ना? तो इतना मैं हटा देता हूँ और ये सेम ही इंक्लूड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बस इंक्लूड में नैव की जगह आप यहाँ क्या लगा रहे होंगे? हेड, है ना? अब देखिए जहाँ 404 यूज़ हुआ है वहाँ भी हमको जाकर चेंज करना पड़ेगा। app.js के अंदर आएँगे, यहाँ हम 404 लगा रहे थे, तो सेंड फाइल की जगह आप यहाँ क्या कर रहे होंगे? रेंडर, है ना? ये सब हमको यहाँ अब नहीं दिखाना है, रेंडर को पूरे को हटा देंगे। रेंडर में आप देंगे सिर्फ नाम 404 जो हमारी फाइल का नाम है ना? और उसके बाद यहाँ पर क्या दे रहे होंगे? वेरिएबल देना पड़ेगा पेज टाइटल, क्योंकि पेज टाइटल में आपने हेड को यूज़ कर लिया है। हेड को चाहिए पेज टाइटल, तो पेज टाइटल आपको देना पड़ेगा। पेज टाइटल दे देते हैं, है ना? पेज टाइटल यहाँ पर क्या होगा? मान लीजिए पेज नॉट फाउंड, है ना? ये हमने बना लिया। रेंडर का एक ब्रैकेट कम चाहिए हमको। लग रहा है कि ठीक हो गया। एक बार 404 पेज खोलकर देख लेते हैं। कुछ भी रैंडम लगाया, देखिए 404 आ गया, मेरा हेडर भी आ गया, मेरा टाइटल भी पेज नॉट फाउंड आ गया, है ना? तो जल्दी से सारी फाइल्स के लिए कर लेते हैं। 404 के लिए कर लिया। ऐड होम जहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है ना? ऐड होम कहाँ पर यूज़ हो रहा होगा? अब ये सब दोनों हो रहे होंगे होस्ट के अंदर, है ना? होस्ट के अंदर ही आएँगे, यहाँ देखिए ऐड होम इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐड होम की जगह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? ऐड होम भी यहीं है और होम एडिट भी यहीं है, तो ये दोनों अब यहाँ पर हमको यूज़ करना है, तो सेंड फाइल की जगह कर दें रेंडर, और रेंडर के अंदर दे दें आप यही पाथ ऐड होम। बस एचटीएमएल की जगह दे देंगे आप जस्ट ऐड होम, एंड देन यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ हमको देना है पेज टाइटल, है ना? और पेज टाइटल क्या है? ये ऐड होम से ही जाकर निकाल लेते हैं। ऐड होम में मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ टाइटल हमने दिया हुआ है ऐड होम टू एयरबीएनबी, तो ये भी अब हमारा डायनेमिक चीज़ हो गई, यूआई के अंदर नहीं है। यहाँ हमने दे दिया ऐड होम टू एयरबीएनबी, ऐड होम को अभी चेंज करेंगे। सेम चीज़ ही मैं कहाँ पर कर देता हूँ? होम एडेड के अंदर भी कर देता हूँ। होम एडेड का टाइटल भी निकाल लाते हैं। होम एडेड का टाइटल था होम एडेड सक्सेसफुली, है ना? अब देखिए थोड़ा मैं स्पीड से काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये काम हम 1-2 बार कर चुके हैं। अब हमको बस ये रेप्लिकेट करना है हर जगह। तो हमने कर दिया होम एडेड सक्सेसफुली, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया ये, है ना? इन दोनों फाइलों को अब जाकर चेंज करते हैं। रीनेम EJS, एंड देन होम एडेड को भी रीनेम EJS। अभी भी क्या पेंडिंग है? अभी हमने पार्शियल्स को यूज़ नहीं किया है ना? ये मैं एज़ इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हर जगह हेड और नेविगेशन ही हमको यूज़ करना है। ऐड होम के अंदर आते हैं, हेडर पूरा का पूरा मुझको खा जाना है ना? हेडर तक सब कुछ खा जाना है, और ये उठाकर कहाँ डाल देंगे? पार्शियल्स हेड पार्शियल नैव। देखिए ये फाइल भी कितनी छोटी हो गई है। होम एडेड के अंदर आएँगे, इनके अंदर भी कुछ अपना कंटेंट तो है नहीं ज़्यादा। सब कुछ कॉमन हेडर वाला पोर्शन ही था, ये भी हमने यहाँ पर डाल दिया, है ना? अब मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। होम गए, देखिए हियर आर रजिस्टर्ड होम्स, क्योंकि सर्वर शायद रीस्टार्ट हुआ तो ये ब्लैंक हो गया है। ऐड होम पेज पर गए, देखिए ऐड होम पेज ठीक से नहीं आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं ऐड होम पेज में क्या दिक्कत हुई। ऐड होम, ऐड होम, ऐड होम EJS है, पार्शल्स हैं, पार्शल्स हैं। अ, एक बार अगर हम हेड के अंदर जाकर देखेंगे,
अच्छा, यहाँ देखिए अब ये जो आउटपुट डॉट सीएसएस है ना, ये हमको स्लैश लगा लेना चाहिए क्योंकि ये सबसे जो पाथ है वो थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग हो सकता है। अब हेड में पाथ अलग है, यहाँ पर पाथ अलग है। तो हम ये बोल रहे हैं भाई डिफ़ॉल्ट पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर आपको आउटपुट डॉट सीएसएस मिल मिल सकती है। ये देखिए रिफ्रेश किया मैंने तो ये चल गया ठीक से, है ना? पाथ हमको फिक्स करना पड़ा बस आउटपुट डॉट सीएसएस का। अब देखिए ऐड होम भी ठीक से आ गया। यहाँ पर मैं मान लीजिए बोल देता हूँ फर्स्ट हाउस, सबमिट किया, तो ये कहाँ ले गया? हमको दोबारा से ऐड होम पर ले गया। हमने कॉपी पेस्ट में इसका मतलब कर दी है गलती, है ना? होस्ट राउटर में आ जाते हैं, यहाँ देखिए होम एडेड की जगह ऐड होम ही छोड़ दिया, तो इसको हमको बोलना है होम एडेड। तो अब जब भी टेस्ट करते हैं तो बेसिक गलतियाँ आपकी पकड़ी जाती हैं। सेकंड हाउस ऐड कर लेते हैं, सेकंड हाउस सबमिट, इस बार देखिए होम एडेड पर ले आया, रिटर्न टू होम, सिर्फ सेकंड हाउस आया, फर्स्ट हाउस नहीं आया। शायद हमने दोनों बार सेकंड हाउस ऐड कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सेकंड हाउस मेरा आ गया, एक और होम ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं आता हूँ फर्स्ट हाउस, सबमिट किया, रिटर्न टू होम, देखिए सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं। मेरा अगर रैंडम पेज में जाकर देखूँगा 404 पेज भी मेरा आ रहा है, हेडर वगैरह सब कुछ रीयूज़ हो पाया, है ना? तो देखिए ईजेएस टेम्पलेट से हम क्या-क्या कर पाए, पार्शल्स हमने यूज़ किए, कितने अच्छे से, उससे क्या हुआ जितना भी हमारा रिपीटेड कोड था, जो भी आपका यूआई रिपीटेड है वो हम पार्शल्स में डाल पाए और उसके अलावा जो मेरा होम पेज है वो भी क्या हो गया है, डायनामिक हो गया है। कल को आपको यूज़र का इन्फॉर्मेशन दिखाना है, ऊपर यहाँ प्रोफाइल दिखाना है, तो सब में आप क्या करेंगे, प्रोफाइल का ईजेएस बना लेंगे, उसके बाद यूज़र जो नेम है, जो-जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर उनको आप ऐड करके उसको दे रहे होंगे, है ना? तो जो पार्शल्स वाला काम है और जो ईजेएस वाला काम है, इसने हमारे पूरे पेज को क्या कर दिया है, डायनामिक तरीके से बना दिया है। तो यही जितना भी कोड है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर आपके नोट्स में दिखाई हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं जा जाकर, है ना? अब आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो देखिए प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है, हमने आज इस वाले चैप्टर में हमने कितना इंपॉर्टेंट काम देखा, हमने देखा किस तरह से अपने यूआई को डायनामिक करना है, बट जब तक इसको हम ठीक से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम बनेगा नहीं, है ना? तो एक बार या तो यहाँ पर पॉज़ कर लीजिए, पढ़िए भी खुद, है ना? उसके बाद इसको करने की कोशिश कीजिए, वरना हम क्या करते हैं यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? रीयूज़ द ऐप फ्रॉम द लास्ट असाइनमेंट। लास्ट असाइनमेंट में जो ऐप था वो आपको रीयूज़ करना है। क्या-क्या यहाँ पर बोलना है? मोर फील्ड्स टू द एड होम पेज, या असाइनमेंट भी आप छोड़ सकते हैं, जो भी करंटली हमने स्टार्ट किया है, ये जो प्रोजेक्ट है इसी के अंदर आप भी कर सकते हैं। क्या क्या बोलेंगे आप, एड होम पेज जो है इसके अंदर मोर फील्ड्स डालिए। अभी तक हमने क्या डाला है, सिर्फ होम का नाम डाला है, आपको डालना है प्राइस पर नाइट, एक रात के लिए कितने पैसे लेंगे, क्या लोकेशन है, रेटिंग क्या है, फ़ोटो क्या है ना? एक आध फ़ोटो, ये सब आपको यहाँ पर इंक्लूड करने के लिए डालना है। फिलहाल फ़ोटो में आप क्या लें, एक्चुअल फ़ोटो अपलोड ना कराएँ, कोई भी गूगल लिंक, है ना? यहाँ पर फ़ोटो को भी आप एक लिंक मानकर चलें और कोई भी गूगल फ़ोटोज़ सॉरी गूगल पर सर्च करें किसी भी घर की फ़ोटोज़, उसका जो लिंक है वो यहाँ पर एज़ इनपुट लें, ताकि आप उस लिंक को अच्छे से इमेज में दिखा सकें जब आप अपना एचटीएमएल बना रहे हो तो, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। उसके बाद क्या करना है, डिज़ाइन द होम कार्ड टू शो ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, यानी अभी जो हम यहाँ पर सिर्फ क्या दिखा रहे हैं, होम के नाम दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, थोड़ा-सा स्टाइल होकर आप जो भी होम रजिस्टर करें, उसकी जो भी डिटेल रजिस्टर करें, वो पूरा आपको एक अच्छे से कार्ड बनकर दिखना चाहिए। और आपको क्या करना है, ऊपर जो हमारी नेविगेशन में टैब है कि कौन-सी टैब इस समय सिलेक्टेड है, उसको आपको एक्टिव दिखाना है। थोड़ा-सा डिफिकल्ट असाइनमेंट है ना? इतना आसान नहीं है, ये थोड़ी-सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम यहाँ कराना चाह रहे हैं। तो आप एक बार खुद से ट्राई करें, ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, काफ़ी सारा इसमें यूआई वाला काम है, कि आपने यूआई का काम कितना किया है, आप कितना करना चाहते हैं। अदरवाइज़ इसके बाद हम इसको अपने आप तो सॉल्व कर ही रहे होंगे, तो एक बार आप इसको खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मेरे साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज़, है ना? यहाँ पर हम आ जाते हैं, फिलहाल मैं क्या कर लेता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज़ में हमको डालना है, ये जो चैप्टर 12 है ना, इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उठाकर डाल देता हूँ प्रैक्टिस सेट के अंदर, है ना? तो प्रैक्टिस सेट के अंदर इसको डाल देते हैं और इसको हम कर लेते हैं रीनेम डायनामिक यूआई, बस कर देते हैं इसको, कि यहीं से हमको स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस सेट जो है वो इसके अंदर होना चाहिए। यहाँ पर आ जाते हैं, अब इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसने क्या बोला, सबसे पहला टास्क क्या है, हमको और फील्ड्स ऐड करने हैं ऐड होम पेज के अंदर। तो पहले ऐड होम ईजेएस जो है उसको हम खोल लेते हैं, व्यूज के अंदर आ जाते हैं, ऐड होम हमको चाहिए, है ना? ऐड होम ईजेएस, पहले बाकी सबको बंद कर दें, क्योंकि बाकी पुराने प्रोजेक्ट्स से आप गलती से ना कर रहे हो, बिकॉज अदर्स, है ना? बल्कि ऐड होम को भी एक बार दोबारा ही खोल लेते हैं, टू मेक श्योर हमने चैप्टर नंबर 12 प्रैक्टिस सेट के अंदर वाला ही खोला है, ये हमारा खुल गया, है ना? इसको हम थोड़ा-सा बड़ा कर किया हुआ है हमने, ठीक बात है। इसको अब हम यहाँ पर, इसने बोला ये जो इनपुट आपने एक फ़ील्ड सिर्फ़ ऐड किया हुआ है, हाउस नेम, आपको क्या-क्या ऐड करना है यहाँ पर हाउस नेम के साथ? आपको प्राइस पर नाइट ऐड करना है, प्राइस, लोकेशन, रेटिंग, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए इसको मैंने कर लिया कॉपी पेस्ट, इसमें अब मैं क्या बोल दूँगा, टेक्स्ट ही टाइप का होना चाहिए, नाम मैं मान लीजिए कर देता हूँ प्राइस, और जो प्लेस होल्डर है यहाँ पर प्लेस होल्डर डाल देते हैं प्राइस पर नाइट, है ना? बाकी सब चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं आई थिंक। प्राइस हो गया, 2-3 चीज़ें और थी, क्या-क्या है और? अ, लोकेशन, रेटिंग, फ़ोटो, है ना?
थोड़ा-सा ये आई थिंक स्टाइलिंग ठीक नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, ये भी ठीक नहीं हुआ है। आई थिंक मेरा जो फ़ॉर्मेटर है वो इसको ईजेएस मानकर ठीक से फ़ॉर्मेट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। फ़ॉर्मेटर हम यूज़ करते हैं बट फ़ॉर्मेटर पर भाई डिपेंडेंट नहीं है, नहीं करेगा तो हाथ से कर लेंगे, है ना? तो हाउस नेम आ गया, प्राइस आ गया, इसकी 1-2 कॉपीज़ और बना लेते हैं। अच्छा, 1 कॉपी ऑलरेडी बनी हुई है बट हम फ़ॉर्मेटेड कॉपी बना लेते हैं, अब जब फ़ॉर्मेट कर चुके हैं तो। अच्छा, इस बार आगे दे दिया इसने, कोई बात नहीं। इस बार पीछे कर लेंगे, एक और हमको बनाना है, आपको भी पीछे कर लेंगे। एड होम पर चले जाते हैं। अ, अच्छा हमको सर्वर भी अब नया वाला स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसमें आ जाते हैं हम प्रैक्टिस सेट में एंड देन चैप्टर 12। हमने क्या नाम इसका सिर्फ डायनामिक रखा है? चलिए डायनामिक ही नाम है ना? मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था नाम को देखकर कि ऐसा नहीं कि कोई और प्रोजेक्ट बन गया है। यहाँ कर लेंगे एनपीएम स्टार्ट, है ना? एनपीएम स्टार्ट करा ये वाला चल गया होगा, रिफ्रेश करते हैं। देखिए ऐड होम पर हम आ तो गए हैं बट काफ़ी सारी चीज़ें कैसे दिख रही हैं? अभी हमको प्राइस पर नाइट काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो गई हैं, है ना? क्या बोल रहा है ये? नो यूटिलिटी क्लासेस वर डिटेक्टेड, तो एक बार इसको हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ हुई है ना? कुछ तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये ठीक से देख नहीं पाया। अच्छा, देखिए गड़बड़ क्या हुई है, हमारा जो टेलविंड है उसको तो हमने बोला ही नहीं कि ईजेएस फाइल के अंदर भी क्लासेस यूज़ हो सकती हैं। तो हम आएँगे टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर जहाँ हमने इसको बोला था व्यूज़ एचटीएमएल, अब हमको क्या बोलना पड़ेगा कि भाई एचटीएमएल भी हो सकता है ना? मैं ये गेस ही कर रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। एचटीएमएल के साथ-साथ क्या हो सकता है? ईजेएस भी हो सकता है। इसे शायद कॉमा नहीं लगता होगा, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, कॉमा लग के चल तो गया, है ना? तो ये मैं अब बोल रहा हूँ कि भाई एचटीएमएल फाइल तो हो ही सकती हैं, साथ-साथ ईजेएस फाइल भी हो सकती है, उसके अंदर भी क्लासेस को ढूँढ लीजिएगा। तो उसने उसके अंदर क्लासेस को ढूँढा, यहाँ पर रेंडर कर दिया, इसलिए देखिए हमको क्या मिल रहा है, चीज़ें जो हैं ठीक से दिखने लग गई हैं। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखिए अब क्या किया इसने, पार्शियल्स के अंदर जो क्लासेस हैं वो ये यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने बोला है व्यूज़ के अंदर डायरेक्टली जो फाइल है वही आपको देखनी है। इसका दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पहले स्टार स्टार लगाएँगे, फिर स्टार लगाएँगे, इसका मतलब ये है कि भाई उसके अंदर भी कोई फ़ोल्डर है तो उसको भी चेक कर लेना, है ना? अब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये वाली क्लासेस भी इसको ठीक से मिल गई है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने ठीक कर लिया। अब आ जाते हैं देखिए वापस यहाँ पर पहला था नेम ऑफ़ द हाउस, ये हमने प्राइस कर लिया था। प्राइस के बाद अगला क्या है? अब वापस आ जाते हैं लोकेशन रेटिंग फ़ोटो, है ना? तो इसको मैं बोल देता हूँ लोकेशन और यहाँ भी बोल देंगे लोकेशन, नाम और ये दोनों चीज़ें चेंज कर दी हमने। फिर होगा रेटिंग। ऑब्वियसली देखिए रेटिंग आपको एंटर नहीं करानी होती है, रेटिंग तो आप ओवर द टाइम कैलकुलेट करेंगे। बट अभी हम इसको इनपुट मानकर बस अपनी चीज़ें बढ़ा रहे हैं एंड फ़ोटो, है ना? फ़ोटो यूआरएल हम इसका नाम रख देते हैं। इसको भी बोल देते हैं एंटर फ़ोटो यूआरएल, है ना? इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सब चीज़ें चेंज हो गई। हाउस माँग रहा है, प्राइस माँग रहा है, लोकेशन, रेटिंग, एंटर फ़ोटो यूआरएल। अभी बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, एकदम बेसिक यूआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इतना तो ये ठीक से हमारा चल रहा है, ठीक है? एक बार इसमें डालकर देख लेते हैं चीज़ें। मान लीजिए उत्सव नाम में बोल रहा हूँ, प्राइस पर नाइट मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ भाई ₹999 आपको देने पड़ेंगे। लोकेशन में बोल देता हूँ गाज़ियाबाद में लोकेशन है। रेटिंग तो भाई हमारी पूरी 5 है ना? फ़ोटो यूआरएल तो हम क्या करते हैं, गूगल पर चले जाते हैं और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ मान लीजिए एयरबीएनबी हाउसेज़। कुछ तो फ़ोटो मिल ही जाएँगे, है ना? गूगल इमेजेस सर्च कर लीजिए। हम तो बस इमेजेस ढूँढ रहे हैं। मान लीजिए ये हमको घर की इमेज मिल गई। इसका भी यहाँ से लिंक कॉपी कर लीजिए, है ना? कॉपी लिंक एड्रेस और यहाँ लाकर अपने एप्लीकेशन में पेस्ट कर दीजिए कि भाई ये वाले जो इमेज है ये आप यूज़ कर लीजिए। मैंने इसको बोल दिया सबमिट, है ना? अब देखिए सबमिट बोल दिया तो यहाँ पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लीजिए आ गई। होम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर, ये बोल रहा है ये पूरा का पूरा हमको मिल गया है। हाउस नेम, प्राइस, लोकेशन, रेटिंग, फोटो यूआरएल, उत्सव ये पूरा हमको मिल गया है। पर अब देखिए जैसे ही मैं होम पर वापस जा रहा हूँ तो क्या हुआ, इसने सिर्फ यहाँ पर हाउस नेम ही डाला उत्सव, क्योंकि वही हमने डाला था। तो ये लॉजिक भी हमको चेंज करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसके अंदर सारी वैल्यू डालो ना भाई, जो वैल्यूज हम लेकर आए हैं। तो ये कहाँ हमने डाला था, ये आना पड़ेगा हमको राउट्स के अंदर एंड होस्ट राउटर के अंदर। यहाँ देखिए रजिस्टर्ड होम्स के अंदर हम एक एक चीज़ यहाँ पर डाल रहे थे।
है ना? कहाँ गया? ये पुश हमने किया हाउस नेम। अभी मुझे लग रहा है कि हमको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यहाँ पर पुश कर लेना चाहिए। आई थिंक जो भी वहाँ से आ रहा है वो पूरा का पूरा आप उठाकर यहाँ से पुश कर सकते हैं अपने बेसिकली इसके अंदर। यहाँ से हाउस नेम अब मैं हटा देता हूँ अपने एरे के अंदर। एक बार अब फिर से चेक कर लेते हैं, है ना? एक ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर गड़बड़ हो ही गया है। एक बार फिर से मैं होम पर जाता हूँ। अभी क्योंकि मैंने कोड चेंज किया, सर्वर रीस्टार्ट हुआ, तो सर्वर रीस्टार्ट होते ही क्या हुआ, मेरी वैल्यूज़ चली गई। फिर से ऐड होम पर आते हैं, फिर से यहाँ पर ऐड कर लेते हैं उत्सव 999 गाज़ियाबाद 5 थैंक्स टू क्रोम, सब कुछ चीज़ें याद रख रहा है। फिर से हमने किया सबमिट। देखिए इस बार भी ये बोल रहा है कि इसने चीज़ें ऐड तो की हैं, पर अब जब मैं होम पर जाऊँगा वहाँ देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। अब देखिए होम पर जाकर भी ठीक प्रिंट हो रहा है। पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, जो एरे है उसके अंदर ये पूरा का पूरा यहाँ से प्रिंट हो गया है। इसने अभी उसके अंदर से हाउस नेम निकाल के हमारी लिस्ट में डाल दिया है, बट बाकी चीज़ें भी इसके पास अवेलेबल हैं। ये पूरा एक कार्ड यहाँ पर बना सकता है। ठीक है? तो ये हमारा काम हो गया पहला। अगला क्या है? डिज़ाइन द होम कार्ड टू शो ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। तो हमको ये कार्ड बनाना है जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन शो करना है। अगेन देखिए मैं मानकर चल रहा हूँ कि एक ऑप्शनल टास्क है क्योंकि हम मेनली नोड.जेएस का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप डिज़ाइन करना चाहते हो या डिज़ाइन कर रहे हो, या आपके ऊपर है, आप इसको कितना सुंदर बनाना चाहते हैं, कितना सुंदर नहीं बनाना चाहते हैं। कार्ड लेआउट वैसे भी बहुत सारी जगह से हम उठा रहे होते हैं। तो बहुत सारी जगह अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कार्ड लेआउट्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ, है ना? और आप बस ये लिखिए टेलविंड कार्ड, या आइटम कार्ड भी आप बोल सकते हैं। आइटम ई-कॉमर्स कार्ड टेम्पलेट, है ना? तो आपको मिल जाएगा। देखिए बहुत सारे यहाँ पर मिल रहे हैं, अलग-अलग लोग आपको टेम्पलेट कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टेम्पलेट कार्ड देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का बोल रहा है कि भाई इस तरह का आप कोई टेम्पलेट अगर दिखाना चाह रहे हैं तो ये आप दिखा सकते हैं, है ना? अगर आप इस तरह की कोई टेम्पलेट दिखाना चाह रहे हैं, फ्लो बाइट देखिए जो वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का आपको टेम्पलेट दिखाना है, जैसा भी टेम्पलेट दिखाना है, ये आपको मिल गया। दूसरा आप टेम्पलेट इस तरह का कोई प्रोडक्ट का टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं, है ना? ये देखिए ये किसी ने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी टेम्पलेट उठा लें। अभी मैं यहाँ पर पॉज़ करके इसको बना लेता हूँ, वरना का जो कोड है वो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा प्रोजेक्ट के अंदर, आप इसको उठाकर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना। हमेशा गिटहब का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा वीडियोज़ में, हमारे पूरे प्रोजेक्ट का जो गिटहब लिंक है, तो उसको आप उठाकर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं भी मिल रहा है तो आप हमारे गिटहब पर जनरली जाकर इस पूरे का जो भी कोड का लिंक है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं ये वाला जो टास्क है इसको ऑप्शनल मान करके यहाँ भी एक कार्ड बना लेता हूँ जल्दी से, और उसको आपको हल्का-सा एक्सप्लेन कर दूँगा हमने किस तरह से बनाया है, पर वो टाइम हमारा जो 10-15 मिनट का टाइम है वो बच जाए। वो काम आप खुद से कर सकते हैं, इसको ऑप्शनल मान सकते हैं। बैकएंड का कोर्स है, तो यूआई आपको ठीक से बनाना आता है बहुत अच्छे से या नहीं, तो ये बहुत बड़ी जो बात है वो नहीं है। है ना? तो मैं कार्ड बना लेता हूँ। तो देखिए हम ऑब्वियसली हाथ से तो बना ही सकते हैं। मुझे लगा यहाँ पर भी आपको आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कितना आसान हो गया है, आगे चल के किन चीज़ों पर ध्यान देना है दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा यूएल वाला कोड है, जिसके अंदर हमने ये सिंगल अभी हाउस नेम दिखाया हुआ है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें किसी लेवल पर जाकर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं पूरे इस यूएल को सेलेक्ट करता हूँ और कर्सर को क्या बोलता हूँ, कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू अ ब्यूटीफुल कार्ड शोइंग ऑल द इन्फो लाइक, या वही जो ऑब्जेक्ट है वो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि यार आपको वो भी इसको बताने की जरूरत नहीं कि इसमें से क्या कीज़ हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, या मैं ईजेएस यूज़ कर रहा हूँ। आपका कोड देखकर सब कुछ समझ जाएगा, है ना? शो ऑल दिस इन्फो ब्यूटीफुल कार्ड शोइंग ऑल दिस इन्फो। हाँ, बस इतना ही अगर मैं लिख दूँगा तो आई थिंक इसको कर देना चाहिए। मैंने सबमिट कर दिया, अभी देखिए क्या करेगा। कुछ-कुछ आपके कोड चेंजेज़ यहाँ पर जाकर कर रहा है। अपने आप ये ईजेएस को हर जगह यूज़ कर रहा होगा। इसने कुछ बोला कि भाई मैंने कोड बना लिया। अब इसको मैं टेस्ट कैसे करूँगा? इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जो हमारा नॉर्मल आईडी है उसमें यहाँ आकर देख लेता हूँ, है ना? मैं यहाँ आकर इसको रिफ्रेश करूँगा। देखिए इसने क्या दिखा दिया? एक कार्ड यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है जिसके अंदर नाम आ गया है, लोकेशन आ गया है, प्राइस आ गया है, स्टार रेटिंग है यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है ना? मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। देखिए कितनी सारी चीज़ें इसने यहाँ पर दिखा दी हैं। इसको आप ऑब्वियसली इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको आपको हमेशा ये मानना है कि दिस इज़ माय फर्स्ट ड्राफ्ट। तो एक ड्राफ्ट इसने बना दिया, अभी इमेज नहीं आ रहा है, स्टार नहीं आ रहा है, उसको हम फिक्स कर लेते हैं। बट ये दिस इज़ अ गुड स्टार्ट टू स्टार्ट विद, है ना? कि ये एक कम से कम मैं कार्ड यहाँ पर ठीक से दिखा पा रहा हूँ। काफ़ी सारा इनिशियल कोड इसने लिख दिया, बाकी सारा जो काम है वो हम ठीक से फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइनल चीज़ें दिख गई। अब क्या है, बहुत बार जो इमेज यूआरएल था वो इसलिए ब्रेक हो रहा था क्योंकि बहुत सारे इमेजेस जब आप नॉर्मली किसी और डोमेन से गेट करने की कोशिश करते हैं तो दिखाता नहीं है ना? तो ये हमने दिखाना शुरू कर दिया। अभी बाकी हमारा यूआई देखिए इसने उल्टा बना दिया है। जितनी बड़ी स्क्रीन है उतना ही छोटा ये दिख रहा है जो हमारा इमेज है ना? जितनी छोटी स्क्रीन है उतना बड़ा दिख रहा है। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। बट एक कार्ड तो हमारा ये आ गया, मान लीजिए इमेज अभी हमने हार्ड कोड कर दी है। मैं एक और ऐड ऐड होम करता हूँ, एक नया हाउस यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, फर्स्ट हाउस। इस बार प्राइस हम दे देते हैं 1299, लोकेशन हम दे देते हैं इस बार मान लीजिए बैंगलोर।
या बेंगलुरु, है ना? रेटिंग हम दे देते हैं, मान लीजिए 4 है इस बार। फ़ोटो यूआरएल अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं कुछ भी दे दूँ, इसको हम सबमिट कर देते हैं। रिटर्न टू होम तो देखिए क्या हुआ, 2 हाउसेज़ इस बार दिख रहे हैं, है ना? ऑब्वियसली ये डॉलर यहाँ पर दिखा रहा है, डॉलर की जगह हमको यहाँ पर क्या दिखाना चाहिए? रुपी सिंबल दिखाना चाहिए, है ना? जहाँ ये डॉलर दिखा रहा है, अभी मान लीजिए मैं आरएस लिख देता हूँ, बट हमको आइडियली यहाँ पर क्या दिखाना चाहिए? रुपीज़ का सिंबल दिखाना चाहिए। इसकी जो स्टाइलिंग है वो हम फिक्स कर सकते हैं, बट मोटा-मोटा हम यहाँ काम समझ गए हैं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर हम जब भी ऐड होम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको पूरा कार्ड बन के दिख रहा है, जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम दिखा पा रहे हैं, है ना? तो ये हमारा काम हो गया, जो नंबर 2 हमको करना था। उसके बाद क्या है, ऊपर जो भी सिलेक्टेड टैब है, उसको हमको एक्टिव दिखाना है कि इस समय कौन-सी टैब जो है वो एक्टिव है, या दोनों में से कोई भी एक्टिव नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं इस समय होम पेज पर हूँ, है ना? जिसको हम गो टू होम बोल रहे हैं, मान लीजिए मैं इसको होम बोल देता हूँ। होम पेज पर हूँ, तो ये कुछ एक्टिव दिखना चाहिए कि आप होम पर हो। ऐड होम पर हूँ, तो ऐड होम एक्टिव दिखना चाहिए। उसके अलावा बेसिकली कुछ भी एक्टिव नहीं दिखना चाहिए। तो ये टास्क हमको करना है, ये भी यूआई का टास्क है। आप इसको थोड़ा-सा ऑप्शनल भी मानकर इसको हटा सकते हैं। एक्चुअली स्टाइलिंग वाला थोड़ा-सा टास्क है, बट अगर आप थोड़ी-सी स्टाइलिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो इसके बाद इसको मेरे साथ भी करते हैं। तो देखिए काम हम कैसे कर सकते हैं। अभी हमने क्या यहाँ पर किया हुआ है, पहले मैं नेविगेशन में अगर जाकर देखूँ, देखिए पूरा जो हेडर है ना? ये हमने हर जगह रीयूज़ किया है। किसको रीयूज़ किया है? नेविगेशन को रीयूज़ किया है ना? तो नेविगेशन फ़ाइल को खोल लेते हैं। अभी मैं नेविगेशन फ़ाइल में अगर आकर देखूँ, देखिए जो इंडिविजुअल लिंक है, यहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है, क्लास लगाया हुआ है होवर, कि आप बैकग्राउंड को रेड 400 कर दीजिए। यानी बैकग्राउंड इसकी देखिए थोड़ी-सी लाइट हो रही है, अगर मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो, है ना? तो यही मैं एक्टिव दिखाने के लिए भी कर सकता हूँ, कि अगर ये टैब एक्टिव है, तो आप क्या करें, इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर दें, उससे थोड़ा-सा एक्टिव लगने लगेगा। तो पहला तो ये जो गो टू होम है, इसको हम क्या चेंज कर देते हैं, होम चेंज कर देते हैं, है ना? गो टू होम की जगह होम। तो अब जब आप होम पर होंगे, तो ये एक्टिव दिखना चाहिए, ऐड होम पर होंगे, तो ये एक्टिव दिखना चाहिए। तो ये चेंज हो रहा है विद टाइम, तो कोई वेरिएबल मैं यूज़ कर सकता हूँ, कि मैं मान लीजिए करंट पेज पास कर दूँ, हर जगह से करंट पेज का नाम पास कर दूँ, उस बेसिस पर यहाँ पर इसको चेंज कर लूँ। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैं होम में यहाँ पर चला जाता हूँ। अभी हम यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं, 2 चीज़ें पास कर रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, रजिस्टर्ड होम और पेज टाइटल। मान लीजिए हम एक थर्ड चीज़ पास कर देता हूँ, क्या? करंट पेज। है ना? करंट पेज इस समय कौन-सा है? अभी तो करंट पेज होम ही है ना? जब होम पर होंगे तो होम पास करेंगे, ऐड होम पर होंगे तो ऐड होम पास करेंगे, ऐड होम सक्सेसफुल पर होंगे तो उस वो पास करेंगे, 404 पर होंगे तो वो पास करेंगे। तो यहाँ पर हम हर एक में क्या करते हैं, करंट पेज यहाँ से पास कर देते हैं कि करंट पेज की क्या वैल्यू है। तो ये मैंने यहाँ से भी पास कर दिया, और मुझे कहाँ-कहाँ पास करना पड़ेगा? होस्ट में दोनों जगह पास करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर एक वेरिएबल हमने ऐड कर लिया है करंट पेज, ऐड होम में इसका नाम होना चाहिए ऐड होम, है ना? करंट पेज हमको ऐड करना है, और होम एडेड में इसका नाम होना चाहिए होम एडेड। इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, और लास्ट मेरा बचा 404, तो वहाँ पर भी चले जाते हैं। वो हमने किया होगा app.js के अंदर, है ना? ये हमने किया हुआ है, यहाँ पर भी मैं ऐड कर देता हूँ करंट पेज, और करंट पेज का नाम भी हम दे देते हैं 404। तो अब एक वेरिएबल मैंने बना लिया करंट पेज, जो मैं हर जगह पास कर रहा हूँ, और ये मैं कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ? जो हमने टेम्पलेट बनाई है, यानी नेविगेशन डॉट ईजेएस जो है, nav डॉट ईजेएस जो है, यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और पूरा मैं एचटीएमएल लिख रहा हूँ, जहाँ पर भी मुझे क्या करना है, जहाँ पर भी मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? एन%, परसेंटेज, परसेंटेज, है ना? परसेंटेज ग्रेटर देन। अब मैं इसके बीच में जो भी कोड लिखूँगा, क्या होने वाला है? जावास्क्रिप्ट का कोड होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मुझे क्लास ऐड करनी है, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, वेरिएबल का नाम हमने क्या नाम रखा है? करंट पेज। तो पहले हम करंट पेज को कंपेयर कर लेते हैं, कि भाई करंट पेज अगर पहली वाली टैब कौन-सी है? पहली वाली होम टैब है। अगर करंट पेज इस समय होम हो, तो क्या करें? तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक क्लास ऐड कर देता हूँ इसके लिए, है ना? यहाँ हम क्या लगा रहे हैं? टर्नरी ऑपरेटर लगा रहे हैं। क्लास ऐड कर देते हैं कि भाई उस केस में आप बाय डिफ़ॉल्ट ही इसको क्या कर दीजिए? बैकग्राउंड रेड कर दीजिए। अदरवाइज़ ये जो होवर बैकग्राउंड रेड हम लगा रहे थे, अगेन ये टेलविंड का कॉन्सेप्ट है कि जब भी होवर करें तब लग जाए। तो मैं क्या करता हूँ? नॉर्मल केस में अगर ये होम पेज नहीं है, तो आप इसकी बैकग्राउंड सिर्फ़ होवर पे चेंज करें, है ना? अगर ये होम पेज है, तो डायरेक्टली चेंज कर दें, अगर ये होम पेज नहीं है तो होवर पर चेंज करें। तो एक बार इसका रिफ्रेश करके मतलब देख लेते हैं क्या हुआ, है ना? अभी देखिए हम होम पेज पर हैं, अभी होम पेज पर हैं तो ये सेट नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ हुई। बैकग्राउंड रेड 400, अच्छा, हमने देखिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया, तो ये क्या हो रहा होगा, ये चल रहा है किस तरह से,
ये चल रहा था एज़ अ वेरिएबल, बल्कि ये चल रहा था एज़ जावास्क्रिप्ट कोड, कंट्रोल जावास्क्रिप्ट कोड, जबकि हमको इसको किस तरह से यूज़ करना था? ये जो भी हमने यहाँ से रिटर्न किया है बीजी-रेड 400 या होवर बीजी-रेड 400, ये एज़ अ वैल्यू चले जाना चाहिए यहाँ पर, है ना? तो मैंने इसमें इक्वल टू लगा दिया, फिर से इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं होम पर हूँ, इसका बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट चेंज आ रहा है, अब ये होवर पर चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं ऐड होम पर जाऊँगा, तो देखिए यहाँ से बैकग्राउंड चेंज हो गया, अब ये कैसे हो रहा है? होवर पर जा रहा है। तो ये जो लॉजिक मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ये एज़ इट इज़ लॉजिक मैं कहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ। जब वहाँ पर किया है तो आप कहाँ कर सकते हैं? ऐड होम में भी कर सकते हैं, है ना? और इस बार बस मैं यहाँ पर क्या चेक ये जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज करके कर देते हैं ऐड होम, है ना? फिर से उसको रिफ्रेश करते हैं, वहाँ से शायद हमने ऐड होम पास नहीं किया, एक बार चेक कर लेते हैं। होस्ट राउटर से हमने क्या पास किया है? होम एडेड पास कर दिया है, करंट पेज और ऐड होम इस तरह से पास किया हुआ है। यही मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। अगर करंट पेजेस ऐड होम, है ना? इसको रिफ्रेश किया, देखिए अब ऐड होम पर हैं तो ये होवर्ड आ रहा है, एक्टिव आ रहा है। होम पर गए तो अब ये वाला एक्टिव आ रहा है। अगर 404 पर जाएँगे तो दोनों में से कोई भी एक्टिव नहीं आ रहा है। मैं वापस होम पर चला जाऊँगा तो होम एक्टिव रहेगा, ऐड होम पर चला जाऊँगा तो ऐड होम एक्टिव रहेगा, है ना? एनीवे, तो ये थोड़ा-सा यूआई का टास्क था, जो हमने आपको करके दिखाया कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। पर उम्मीद कर रहा हूँ इस चैप्टर में हमको ये अच्छे से समझ आया होगा कि हमको ईजीएस टेम्पलेट कैसे यूज़ करनी है, यूआई को हम कैसे डायनामिक बना सकते हैं, कैसे उसकी अच्छे से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, है ना? इतना हमने कर लिया, अगले चैप्टर में हम देख रहे होंगे अब थोड़ा-सा अपने कोड को अरेंज कैसे करना है। जैसे बड़ी कंपनियों में काम होता है, आर्किटेक्चर बनता है, एमवीसी आर्किटेक्चर, इसका क्या मतलब होता है? उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, आगे वो हमारे कैसे काम आएगा और अपने प्रोजेक्ट में हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत जल्दी मिलूँगा आपसे अगले चैप्टर में, जो कि होगा हमारा एमवीसी। यहाँ आज फिलहाल हमने जो पूरा डायनामिक यूआई कवर करना है, आगे चल के हम पूरे चैप्टर में जब भी चीज़ें पूरे कोर्स में हम जब भी डायनामिक यूआई बना रहे होंगे तो कोशिश करेंगे ईजेएस को यूज़ करने की। और अभी जो हमने हैक मार के लोकल वेरिएबल्स को यूज़ किया है, उसको भी जब हम डेटाबेस पढ़ लेंगे बहुत जल्दी तो उसको भी हम लोकल वेरिएबल्स बनाकर यूज़ नहीं कर रहे होंगे। आज के चैप्टर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।